Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss economy from the Udaan magazine of PW on DIS. So let's begin. आज की हमारी डिस्कशन का फोकस है इंडियन इकोनॉमी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर. लेट्स अनपैक दिस. तो कहानी शुरू होती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. लगभग 200 सालों के ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भारत की इकोनॉमी की नींव को कह सकते हैं पूरी तरह बदल दिया. सोर्सेज बताते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश शासन का मेन ऑब्जेक्टिव भारत को सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना के रखना था. एग्जैक्टली और इसी इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ने आज़ादी के बाद हमारी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को डीपली इन्फ्लुएंस किया. कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए भारत के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिस्टमैटिकली दबाया गया. ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी बैकग्राउंड के रिएक्शन में आज़ादी के बाद की नीतियां बनी. तो चलिए इस इम्पैक्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, स्टार्टिंग विद लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. आजादी से पहले की स्थिति क्या थी? व्हाट वाज प्री कॉलोनियल इंडिया लाइक? कॉलोनियल रूल से पहले भारत की इकोनॉमी काफी हद तक सेल्फ सफिशिएंट थी. एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन साथ ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जैसे टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की पूरी दुनिया में डिमांड थी. इट वाज अ थ्राइविंग इकोनॉमी विद ग्लोबल ट्रेड लिंक्स. लेकिन कर कॉलोनियल पॉलिसीज ने सब कुछ बदल दिया. ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी गई, जिससे भारत ब्रिटेन की फिनिश्ड गुड्स के लिए एक मार्केट और उनकी फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर बन के रह गया. इसका हमारी लोकल इंडस्ट्रीज पर क्या असर हुआ? इसका असर विनाशकारी था. ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के आने से हमारी इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई. इसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं. भारत जो कभी एक एक्सपोर्टर था वो अब एक इंपोर्टर बन गया. और इसका सीधा नतीजा था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. सोर्सेज मेंशन करते हैं कि ग्रोथ रेट 2% पर एनम से भी कम थी और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ तो 0.5% के आसपास ही थी. ये आंकड़े स्टैग्नेशन की कहानी खुद कहते हैं. एब्सोल्युटली. अब इसी स्टैग्नेशन को सेक्टर्स में ब्रेक डाउन करके देखते हैं. सबसे पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिस पर उस समय देश की आप सोचिए 85% आबादी निर्भर थी. इतनी बड़ी डिपेंडेंसी के बावजूद ये सेक्टर स्टैग्नेंट क्यों रहा? सोर्स में इसका पहला कारण बताया गया है रेवेन्यू सिस्टम्स. आपने जमींदारी सिस्टम का जिक्र किया था. सुनने में ये सिर्फ एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लगता है, पर क्या इसका असर सिर्फ आर्थिक था या इसने हमारे गांव के सोशल फैब्रिक को भी हमेशा के लिए बदल दिया? बहुत अच्छा सवाल है. इसका असर सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था. जमींदार्स को जमीन का मालिक बना दिया गया, जबकि असल में खेती करने वाले किसानों टिलर्स ऑफ द सॉइल को सिर्फ टेनेंट बना दिया. जमींदार्स का फोकस सिर्फ लगान वसूलने पर था, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट या किसानों के वेलफेयर पर नहीं. इससे सोशल टेंशन बढ़ी और प्रोडक्टिविटी गिरी. दूसरा पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इसका मतलब है कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन और इंडिगो की खेती पर जोर दिया गया. फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स उगाने का क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये हुआ कि भारत फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहा. किसानों को वो फसलें उगानी पड़ती थीं जिनकी जरूरत ब्रिटिश मिल्स को थी, न कि लोकल पॉपुलेशन को. इससे फमीन्स यानी अकाल की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ गई क्योंकि लोकल फूड नीड्स की पूरी तरह अनदेखी हुई. और तीसरा अ क्लियर लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. इरिगेशन, ड्रेनेज या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया. एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर रहा, जिससे इनस्टेबिलिटी बनी रही. तो एग्रीकल्चर की कहानी तो साफ है. अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था. यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है, जिसकी शुरुआत होती है हैंडीक्राफ्ट्स डिक्लाइन से. मतलब जो हमारी विश्व प्रसिद्ध हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स के सामने टिक नहीं पाई. इससे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फैली होगी, खासकर रूरल एरियाज में. प्रिसाइजली. लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए और वापस एग्रीकल्चर की तरफ जाने को मजबूर हुए, जिससे जमीन पर प्रेशर और बढ़ गया. और जो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई भी वो भी बहुत लिमिटेड थी. सोर्सेज के मुताबिक कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स और 1907 के बाद टाइस्को जैसी कुछ स्टील प्लांट्स तक ही सीमित थी, और ये भी ब्रिटिश इंटरेस्ट को ही सर्व कर रही थी. हाँ, और एक बहुत बड़ी कमी थी कैपिटल गुड्स एब्सेंस की. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो मशीनें और टूल्स बनाती हैं. ऐसी इंडस्ट्रीज के बिना ऑथेंटिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने भारत के इंडस्ट्रियल बेस को कमजोर रखा, जिसे पूरी तरह से ब्रिटेन के फायदे के लिए डिजाइन किया गया था. सही कहा. ट्रेड कॉम्पोजिशन की बात करें तो भारत से रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे, और ब्रिटेन से फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स और लाइट मशीनरी इंपोर्ट होती थी. अच्छा. स्वेज कैनाल के खुलने के बाद तो ब्रिटिश कंट्रोल और भी मजबूत हो गया. सोर्स में एक इंटरेस्टिंग टर्म है एक्सपोर्ट सरप्लस. सुनने में तो ये पॉजिटिव लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, लेकिन असल में ये सरप्लस भारत के लिए फायदेमंद नहीं था. राइट. क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है. जो एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था वो पैसा भारत में इन्वेस्ट होने की बजाय ब्रिटेन चला जाता था.
इसका इस्तेमाल ब्रिटेन में ऑफिस सेटअप के खर्च, वॉर एक्सपेंसेस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरीज और पेंशन्स देने में होता था। तो टेक्निकली सरप्लस था, पर फाइनेंशियली भारत का रिसोर्स ड्रेन हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाकई कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का क्लासिक एग्जांपल है। अब जरा उस समय की डेमोग्राफिक कंडीशंस पे आते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा था? फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ। उससे पहले ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं थी। 1921 के बाद, जिसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल हुई। लेकिन ओवरऑल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड स्टेज शुरू हो चुका था, हाई बर्थ रेट एंड फॉलिंग डेथ रेट के साथ। और सोशल इंडिकेटर्स तो और भी अलार्मिंग थे। लिटरेसी रेट 16% से भी कम, फीमेल लिटरेसी तो सिर्फ 7%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 साल। यह आंकड़ा आज के समय में सोचना भी मुश्किल है। ये आंकड़े पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की बदहाली, पानी और हवा से होने वाली बीमारियों और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी की तरफ इशारा करते हैं। लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थीं, जो इन डेमोग्राफिक चैलेंजेस को और बढ़ा देती थीं। उस समय का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे थे? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा, लगभग 70-75% वर्कफोर्स थी। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% और सर्विसेज में 15-20%। ये एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी का साइन है, जहां वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से निकलकर इंडस्ट्री और सर्विसेज में शिफ्ट नहीं हो पा रही थी। इसमें रीजनल वेरिएशंस भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल जैसे इलाकों में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम हुई, लेकिन उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का शेयर बल्कि और बढ़ गया। कॉलोनियल रूल के दौरान हुए अनइवन डेवलपमेंट को दिखाता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अंग्रेजों ने रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स बनाए, लेकिन इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना था, न कि आम जनता की भलाई। जैसे रोड्स, ये आर्मी को मोबिलाइज करने और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड्स की भारी कमी थी। और रेलवेज, जिन्हें ब्रिटिश रूल का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उसने भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन को फैसिलिटेट किया। इसने इंडियन एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन को तो बढ़ाया, पर इसका फाइनेंशियल बर्डन इंडियन टैक्स पेयर्स पर पड़ा, और इसने लोकल विलेज इकोनॉमीज को फॉरेन गुड्स के लिए खोलकर अंडरमाइन भी किया। कम्युनिकेशन में भी यही पैटर्न था। टेलीग्राफ्स का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किया जाता था, जबकि पोस्टल सर्विसेज आम जनता के लिए इनएडिक्वेट थी। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का लेंस भी प्योरली कॉलोनियल था। बिल्कुल। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था भारत का 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स के सामने सवाल था कि इस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया जाए। उन्होंने एक हाइब्रिड इकोनॉमिक मॉडल चुना, जिसमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों सिस्टम्स के एलिमेंट्स थे। और ये अप्रोच, जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और गवर्नमेंट प्लानिंग को सपोर्ट करती थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 और 1950 में बने प्लानिंग कमीशन के 5-ईयर प्लान्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर समझना जरूरी है कि उस समय दुनिया में कौन से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स मौजूद थे और भारत ने अपना रास्ता क्यों चुना। पहला है मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, जहां प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि क्या बनाना है बेस्ड ऑन डिमांड एंड प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है कि वेल्थ इनइक्वालिटी की वजह से बेसिक नीड्स अक्सर इग्नोर हो जाती हैं, क्योंकि फोकस प्रॉफिट पर होता है, वेलफेयर पर नहीं। दूसरा ऑप्शन था सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है, ओनरशिप पब्लिक होती है और सोसाइटल नीड्स को प्रायोरिटी दी जाती है। पर यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम और कंज्यूमर चॉइस की कमी हो सकती है। और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत ने अपनाया। इसमें मार्केट एफिशिएंसी को गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ कंबाइन किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है और पब्लिक सेक्टर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट्स अ बैलेंस बिटवीन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रेमवर्क बनाया गया। इसमें 2 तरह के प्लान्स थे। पहला 5-ईयर प्लान्स, जो सोवियत यूनियन से इंस्पायर थे। हर 5 साल के लिए स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे कि देश के रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाएगा। और दूसरा पर्सपेक्टिव प्लान्स, जो 20 साल जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स को टारगेट करते थे, और 5-ईयर प्लान्स इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के शॉर्ट टर्म स्टेप्स की तरह थे। चलिए, अब इंडिया के 5-ईयर प्लान्स की समरी पे एक नजर डालते हैं। ये यूपीएससी 2019 में भी पूछा गया था। इन प्लान्स को एक एक करके देखने की बजाय क्या हम इन्हें थीम्स या एराज में ग्रुप कर सकते हैं, ताकि इनकी जर्नी को समझना आसान हो? एक्सीलेंट आइडिया। हम इन्हें 3 मेन फेजेस में देख सकते हैं। फेज 1, अ विजन फॉर अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसमें फर्स्ट प्लान 1951-56 अ फोकस एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनर्जी पर था, जिसमें भाखड़ा और हीराकोट जैसे बड़े डैम्स बने। सेकेंड प्लान 1956-61 महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, जिसने हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया और रूरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स की स्थापना हुई। थर्ड प्लान 1961-66 का लक्ष्य एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस था और यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। लेकिन थर्ड प्लान के बाद कुछ रुकावटें आईं, वॉर्स और ड्रॉट्स की वजह से, जिसे प्लान हॉलिडे 1966-69 कहा गया। इस दौरान एनुअल प्लान्स पर फोकस किया गया। एग्जैक्टली।
फिर आता है फेज 2, द फोकस ऑन पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ प्लान 1969-74 का नारा था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, जिसमें 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। फिफ्थ प्लान 1974-78 का फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ, पॉवर्टी इरेडिकेशन पर डायरेक्ट अटैक। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इसी में इंट्रोड्यूस हुआ। बीच में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण रोलिंग प्लान्स 1978-80 आए और फिर सिक्स्थ प्लान 1980-85 ने पॉवर्टी रिडक्शन को कंटिन्यू किया, जिसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। सेवंथ प्लान 1985-90 ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया। और फिर आता है फेज 3, द ईरा ऑफ लिबरलाइजेशन। 1990-92 के एनुअल प्लान्स गल्फ वॉर और फिस्कल क्राइसिस का समय था, जिसने इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए पुश किया। एथ प्लान 1992-97 में एलपीजी रिफॉर्म्स को फॉर्मलाइज किया गया। फोकस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर शिफ्ट हुआ। इसके बाद के प्लान्स इसी रिफॉर्म एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। नाइन्थ प्लान 1997-2002 ने ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर फोकस किया। 10th प्लान 2002-2007 का लक्ष्य पर कैपिटा इनकम को डबल करना था। 11th प्लान 2007-2012 का थीम इंक्लूसिव ग्रोथ था और आखिर में 12th प्लान 2012-2017 का टारगेट फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था। सो इट्स अ क्लियर एवोल्यूशन फ्रॉम स्टेट लेड डेवलपमेंट टू अ मार्केट ओरिएंटेड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब हम इंडिया में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 कहता है कि एग्रीकल्चर आज भी ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी का एक क्रूशियल पिलर है। सोर्सेस के बॉक्स आइटम में भी मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने एग्रीकल्चर को रिमार्केबली रिजिलिएंट बनाया है। ये शॉक्स अब्सॉर्ब करने और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कुछ की स्टैट्स पर नजर डालें तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड में अप्रॉक्सिमेटली 18% कंट्रीब्यूट करती हैं। जीवीए इकोनॉमी के किसी सेक्टर में हुए टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है। सोर्सेज में कुछ और आंकड़े भी दिए हैं। FY17 से FY23 तक एग्रीकल्चर में 4.7% की एवरेज एनुअल ग्रोथ हुई, जो इंप्रेसिव है। और 2024-25 में खारिफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी पिछले 5 साल के एवरेज से ज्यादा होने की उम्मीद है। चलिए इसके ओवरव्यू एंड सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की 54.6% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये सेक्टर सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि लाइवलीहुड के लिए कितना क्रिटिकल है। इंडिया कई क्रॉप्स का लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। राइस, व्हीट, कॉटन में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं और मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस में लार्जेस्ट। पर चैलेंजेस भी हैं, जैसे फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, लो मैकेनाइजेशन और रेनफेड एग्रीकल्चर पर हाई डिपेंडेंस। अब आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन पर। फूड ग्रेन प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM) और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का बड़ा रोल है, जो फार्मर्स को हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे ऑयल सीड्स, पल्सेस और मिलेट्स उगाने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP रिजीम का भी अहम रोल है। सोर्स बताता है कि पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए MSP में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट से 8-9% तक ज्यादा है। ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बड़ा इंसेंटिव है। कृषि एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड सेक्टर्स जैसे लाइव स्टॉक एंड फिशरीज भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। लाइव स्टॉक सेक्टर की CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2014 से 2022 तक लगभग 13% रही है, जो GVA का 6.5% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें कुछ की स्कीम्स का जिक्र है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजिनस ब्रीड्स को इंप्रूव करने के लिए है। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन टेक्नोलॉजी के जरिए लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज कर रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, जिससे प्रोडक्शन में 7.5% की ग्रोथ देखी गई। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबिलिटी एंड मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का पर ड्रॉप मॉक क्रॉप कंपोनेंट एफिशिएंट वाटर यूज को प्रमोट करता है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करता है। और मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। द डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट ENAM किसानों को एम्पावर कर रहे हैं। ENAM एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी में मदद करता है। एग्रीकल्चर का एक और क्रिटिकल डिमेंशन है फूड मैनेजमेंट एंड वे फॉरवर्ड। सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत पॉपुलेशन के 2/3 हिस्से को सब्सिडाइज रेट्स पर फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। और क्राइसिस के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMKIY जैसी स्कीम्स फूड सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती हैं। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन को भी एंश्योर करती है। लेकिन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड अभी भी हैं। लो प्रोडक्टिविटी, फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को एड्रेस करना क्रिटिकल है। इसके लिए मैकेनाइजेशन,
क्वालिटी इनपुट्स तक एक्सेस और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना जरूरी है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GCF इन एग्रीकल्चर में ग्रोथ एक पॉजिटिव साइन है। सोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट बॉक्स आइटम है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर पर, जो यूपीएससी 2018 में रेलेवेंट था। क्या एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 10(1) के तहत एग्रीकल्चरल सोर्सेज से होने वाली इनकम को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसे इंडिविजुअल की टोटल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता है। हालांकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार एडिबल ऑयल जैसी कुछ एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी लगाती है। चलिए अब कुछ और जरूरी एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। FY24 में मरीन प्रोडक्ट्स, बफलो मीट और शुगर मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थे। FY22 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स $50 बिलियन को पार कर गए, जो एक रिकॉर्ड था। दूसरा है इरिगेशन कवरेज। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार FY21 तक ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का 55% हिस्सा इरिगेटेड हो चुका था, जो FY16 में 49.3% था। ये रेनफेड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप है। तीसरा पॉइंट है राइजिंग इनकम एंड डिमांड। पर कैपिटा GDP बढ़ने से हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के 25-26 तक US 535 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे 9 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। चौथा, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। फॉर्मल लेंडिंग को सरकार पुश कर रही है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो FY15 में 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 25,48,000 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब है कि किसान अब साहूकारों के चंगुल से बाहर निकलकर फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं। पांचवां, लैंड होल्डिंग्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, लेकिन एवरेज होल्डिंग साइज 1.15 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लैंड फ्रैगमेंटेशन। जमीन छोटी छोटी होल्डिंग्स में बट रही है, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना मुश्किल हो जाता है। 86% होल्डिंग्स अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास हैं। एक पॉजिटिव ट्रेंड यह है कि विमेन शेयर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स बढ़कर 13.96% हो गया है। इसी फ्रैगमेंटेशन की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड SLFF मॉडल, जो यूपीएससी 2023 के लिए रेलेवेंट था। ये क्या मॉडल है? ये कलेक्टिव एक्शन मॉडल है। इसमें कई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अपने फील्ड्स पर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को सिंक्रोनाइज करते हैं, जैसे एक ही समय पर बुआई करना या एक साथ हार्वेस्टिंग करना। इससे उन्हें इनपुट्स खरीदने और प्रोड्यूस बेचने में बेटर बार्गेनिंग पावर मिलती है। फाइनली, लेट्स समराइज फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर रीसेंट ट्रेंड्स। GVM में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 18.3% 2022-23 है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2024-25 के लिए 357.73 मिलियन टन अनुमानित है, जो रिकॉर्ड हाई है। और हॉर्टिकल्चर आउटपुट भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन को सरपास कर रहा है, जो 2022-23 में 350.87 मिलियन MT था। ये डाइटरी पैटर्न्स में शिफ्ट और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। सबसे पहले चलिए दो बुनियादी शब्दों को समझते हैं जो सोर्सेज में बार बार आते हैं। पहला है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? देखिए, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब है नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन अ पीस ऑफ लैंड पर एनम। ओके। यानी एक किसान एक साल में अपनी जमीन के एक ही टुकड़े पर कितनी बार फसलें उगाता है। अच्छा। अगर एक साल में एक ही फसल ली तो इंटेंसिटी हुई 100%। अच्छा। अगर 2 फसलें ली, जैसे गेहूं के बाद दाल, तो इंटेंसिटी 200% हो गई। समझ गई। तो ये एक तरह से जमीन के उपयोग की एफिशिएंसी नापने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। और दूसरा जरूरी टर्म है क्रॉपिंग पैटर्न। हाँ, क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इसको थोड़ा और आसान कीजिए। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम किसी भी समय मानिए पंजाब के एक जिले का एरियल व्यू लें, तो हमें जो अलग अलग फसलों का लेआउट दिखेगा, एक मोज़ेक जैसा। हाँ, बिल्कुल एक मोज़ेक। कहीं गेहूं, कहीं सरसों, कहीं गन्ना, वो उस जगह का क्रॉपिंग पैटर्न है। ये क्लाइमेट, सॉइल और मार्केट डिमांड पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी समय में एफिशिएंसी बताती है और क्रॉपिंग पैटर्न जगह में वैरायटी। बिल्कुल सही। अब जब ये क्लियर है तो इन पैटर्न्स के अलग अलग टाइप्स को देखते हैं। सोर्सेज में पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग जैसा नाम से ही साफ है, इसकी डेफिनेशन है ग्रोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर इन ऑर्डरली सक्सेशन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यहाँ सक्सेशन कीवर्ड है ना, मतलब एक के बाद एक। हाँ, यहाँ सबसे जरूरी शब्द है सक्सेशन। किसान पहले गेहूं काटता है, फिर उसी खेत में चावल लगाता है, और चावल काटने के बाद शायद मक्का। सीक्वेंस है व्हीट, राइस, मेज। तो ये एक रिले रेस की तरह है। इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ती होगी। बिल्कुल। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इसका मतलब है ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट्स। यहाँ फसलें एक ही समय पर उगती हैं, पर अलग अलग साफ सुथरी कतारों या रोज में। अच्छा, जैसे एक लाइन मक्के की, उसके बगल में एक लाइन बीन्स की, फिर मक्का, फिर बीन्स। परफेक्ट। और इसका फायदा ये भी तो है कि जमीन के न्यूट्रिएंट्स का बेहतर इस्तेमाल होता है। सही कहा।
एक फसल जमीन से नाइट्रोजन लेती है तो उसके साथ एक ऐसी फसल लगा दी जो नाइट्रोजन जमीन में वापस डालती है, जैसे दालें। अब तीसरा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये इंटरक्रॉपिंग से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मिक्स क्रॉपिंग, जिसे पॉलीकल्चर भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है प्लांटिंग 2 or more crops simultaneously without specific row arrangement। तो इसमें रोज नहीं होती? नहीं, यहाँ भी फसलें एक साथ उगती हैं, पर कोई रो सिस्टम नहीं होता। किसान गेहूं और सरसों के बीज मिलाकर खेत में छिड़क देते हैं। अच्छा, तो इसको ऐसे समझें जैसे आप एक ही गमले में धनिया और पुदीना एक साथ लगा देते हैं, बिना अलग अलग लाइन बनाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ये एक तरह से फसलों का बीमा है। शायद इसलिए करते हैं कि अगर एक फसल किसी बीमारी से खराब हो भी गई तो दूसरी बच जाती है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये रिस्क कम करने की एक पुरानी और कारगर टेक्निक है। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। ये तो नाम से ही लग रहा है कि इसमें स्ट्रिप्स या पट्टियों का कुछ लेना देना है। हाँ, इसकी डेफिनेशन है कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इन ऑल्टरनेट पैरेलल स्ट्रिप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। यहाँ खेत को लंबी लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। ओके। एक पट्टी में मक्का, उसके बगल वाली पट्टी में सोयाबीन, फिर मक्का, फिर सोयाबीन। ये पट्टियां मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद करती हैं। इंटरेस्टिंग। और आखिरी है कॉन्टूर बैंडिंग। ये कॉन्टूर शब्द पहाड़ों से जुड़ा लगता है। सही पकड़ा आपने। इसकी डेफिनेशन है प्लांटिंग प्लाउइंग अलोंग एलिवेशन कॉन्टूर लाइंस टू क्रिएट वाटर ब्रेक्स। मतलब? ये खास तौर पर स्लोपिंग एरियाज यानी ढलान वाली जमीन पर इस्तेमाल होता है। किसान ढलान के साथ साथ एक ही ऊंचाई पर गोलाई में खेत जोतते हैं। अच्छा, ऐसे पानी बहने से रुकता होगा? बिल्कुल। हर खेत की मेड़ एक छोटा सा बांध बन जाती है जो बारिश के पानी को तेजी से बहने से रोकती है। टी और कॉफी के बागान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ग्रेट। अब जब हमने फसल उगाने के पैटर्न्स को समझ लिया है तो अब बात करते हैं असल फसलों की। सोर्सेज में मेजर क्रॉप प्रोडक्शन का एक बड़ा टेबल है। हाँ, काफी डिटेल है। चलिए शुरू करते हैं राइस से। इसका प्रोडक्शन 2023-24 में 137.8 मिलियन टन है। राइट। और ट्रेंड कंसिस्टेंट ग्रोथ का रहा है। 2021-22 में 135.54 मिलियन टन का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। और ये 50% इरिगेटेड है, मतलब आधा अभी भी बारिश पर निर्भर है। हाँ, खासकर ईस्टर्न इंडिया में। अब वीट की बात करते हैं। वीट का प्रोडक्शन है 113.3 मिलियन टन। इसका ट्रेंड स्टेबल ग्रोथ विद स्लाइट फ्लक्चुएशंस का है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण है। लेकिन ये मोस्टली इरिगेटेड है, 90% से ज्यादा। ये एक बड़ा डिफरेंस है राइस और वीट में। बिल्कुल। अगली क्रॉप है कॉटन। कॉटन का प्रोडक्शन 325.2 लाख बेल्स। इसके ट्रेंड में फ्लक्चुएशंस हैं। हाँ, इसका पीक 2019-20 में 365.19 लाख बेल्स था और ये 67% रेन फेड है। इसीलिए इतने फ्लक्चुएशंस हैं, मानसून पर निर्भरता काफी ज्यादा है। सही बात है। अब देखते हैं शुगर केन। व्हाट अबाउट शुगर केन? इसका प्रोडक्शन तो काफी ज्यादा लग रहा है, 455.3 मिलियन टन्स। और इसका ट्रेंड कंसिस्टेंट इंक्रीज का है। हम ग्लोबल मार्केट में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, पर ये प्रीडोमिनेंटली इरिगेटेड है, 90% से ज्यादा। फिर से पानी वाला एंगल। हाँ। नेक्स्ट, मेज। प्रोडक्शन है 37.6 मिलियन टन्स। इसका ट्रेंड स्टेबल है, फीड और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इसका उपयोग होता है। और ये 85% रेन फेड है। ओके। अब पल्सेस के बारे में जानते हैं, यानी दालें। पल्सेस का प्रोडक्शन है 27.2 मिलियन टन्स। इसमें स्टेडी ग्रोथ देखा गया है, जिसे गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे कि एमएसपी ने सपोर्ट किया है। लेकिन ये मोस्टली रेन फेड है, 80% से ज्यादा। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। सही। सोयाबीन के क्या फिगर्स हैं? सोयाबीन का प्रोडक्शन है 13.06 मिलियन टन्स। इसमें सीजनल वेरिएबिलिटी है, जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन के लिए सिग्निफिकेंट है। और ये 100% रेन फेड है। 100%। वाओ, रिस्क काफी ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। अब आते हैं ग्राउंडनट पर। ग्राउंडनट का प्रोडक्शन 10.18 मिलियन टन्स। ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग है। हाँ, और गुजरात इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन शेयर कंट्रीब्यूट करता है। ये 70% रेनफेड है और 30% इरिगेटेड है। थोड़ा बेटर है सोयाबीन से। रेपसीड एंड मस्टर्ड का क्या है? प्रोडक्शन है 13.25 मिलियन टन्स। ट्रेंड स्टेबल ग्रोथ का है। राजस्थान इसमें आगे है और ये प्रीडोमिनेंटली इरिगेटेड है, 60%। अब मिलेट्स की बात करते हैं। जवार, बाजरा, रागी, जी, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। इनका प्रोडक्शन है 17.5 मिलियन टन्स। इनमें एक रिसर्जेंस देखा जा रहा है। रिसर्जेंस? हाँ, ड्यू टू गवर्नमेंट प्रमोशन एज क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, और ये 85% रेन फेड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब फ्रूट्स के बारे में? फ्रूट्स का प्रोडक्शन है 112.73 मिलियन टन्स। कंसिस्टेंट ग्रोथ है। हम आम और केले के प्रोडक्शन में लीड करते हैं और ये मोस्टली इरिगेटेड हैं, 80% से ज्यादा। और वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन 205.80 मिलियन टन्स है। इसमें भी स्टेडी ग्रोथ है। पोटैटो और टोमेटो का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ये भी 75% से ज्यादा इरिगेटेड हैं। टी के बारे में? टी का प्रोडक्शन 1382.03 मिलियन केजीज। इसमें स्लाइट वेरिएशंस हैं, जिसमें असम और वेस्ट बंगाल लीड करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन्स की जरूरत होती है। राइट। नेक्स्ट? कॉफी का प्रोडक्शन है 3.74 लाख टन्स। स्टेबल ट्रेंड है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु डोमिनेट करते हैं। और इसके लिए रेन फेड कंडीशन जरूरी हैं, बट कंट्रोल्ड इरिगेशन के साथ। करेक्ट। और आखिर में टोबैको। टोबैको का प्रोडक्शन 800 मिलियन केजीज।
प्रोडक्शन में स्लाइट डिक्लाइन है। हाँ, ड्यू टू ग्लोबल एंटी टोबैको पॉलिसीज ये 70% इरिगेटेड है। तो इन फसलों की कहानी से ये साफ है कि इंडिया की खेती एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। चलिए अब फार्मिंग सिस्टम को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में पहला है वेटलैंड फार्मिंग। इसका मतलब है सॉइल्स रिमेन फ्लडेड और इरिगेटेड यूजिंग वाटर सोर्सेज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स और कैनाल्स। ये इंडिया के टोटल कल्टीवेटेड एरिया का लगभग 12% कवर करता है। तो इसका उल्टा होगा ड्राई लैंड फार्मिंग। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन है entirely relies on rainfall with moisture conservation critical for crop production। ये इंडिया के कल्टीवेटेड एरिया का 68% कवर करता है। 68%। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ये 44% फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। अब तीसरा है रेन फेड फार्मिंग। ये ड्राई लैंड से कैसे अलग है? दोनों ही बारिश पर निर्भर है। यहाँ बारिश की मात्रा का फर्क है। ड्राईलैंड फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ सालाना बारिश 750 mm से कम होती है। अच्छा। जबकि रेनफेड फार्मिंग उन इलाकों को कहते हैं जहाँ बारिश 750 mm से ज्यादा होती है। यहाँ डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम संभव है। इंडिया का 52% नेट सोन एरिया इसी कैटेगरी में आता है। समझ गए। तो बारिश की मात्रा ही इन दोनों के बीच की रेखा है। और आखिरी मिक्स्ड फार्मिंग। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कंबाइंस क्रॉप प्रोडक्शन विद लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग फॉर डाइवर्सिफाइड इनकम। तो किसान की आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं। हाँ, और रिस्क कम होता है। ये रूरल हाउसहोल्ड्स में बहुत पॉपुलर है और एग्रीकल्चरल जीडीपी में 20% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अब हमने फार्मिंग के तरीके भी देख लिए। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसने इंडियन एग्रीकल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, हरित क्रांति। सोर्सेज के अनुसार इसके ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट क्या थे? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960s में शुरू हुआ। इसका कारण था 1957-58 में क्रॉप प्रोडक्शन में आई एक स्टीप डिक्लाइन, भारी गिरावट। अच्छा, उस वक्त हम फूड सिक्योर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। इससे उभरने के लिए गवर्नमेंट ने इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम यानी HYVP जैसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इसका फोकस मल्टीपल क्रॉपिंग, हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी HYVs और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज पर था। और मैकेनाइजेशन भी। हाँ, मशीनरी जैसे वाटर पंप्स, प्लाउज और ट्रैक्टर्स का मैकेनाइजेशन भी हुआ। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो हम सब जानते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी, खासकर व्हीट और राइस में। बिल्कुल। इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ी, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या थे? और ये काफी अहम है। एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे सॉइल इरोजन, वाटर डिप्लीशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू इंटेंसिव फार्मिंग। वाटर डिप्लीशन तो आज तक एक प्रॉब्लम है। हाँ, ओवर यूज ऑफ केमिकल से सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी हुआ। इसके अलावा इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी भी देखी गई। कैसे? जहां पर वेल्दियर फार्मर्स को स्मॉलर वन से ज्यादा फायदा मिला क्योंकि उनके पास नए बीज और मशीन खरीदने के पैसे थे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द करंट चैलेंजेस? आज की चुनौतियां क्या हैं? चैलेंजेस हैं श्रिंकिंग लैंड होल्डिंग्स, जमीन कम हो रही है, अब सिर्फ 0.10 हेक्टेयर पर कैपिटा है। वाटर स्कार्सिटी जैसा हमने डिस्कस किया। इंडिया अपने वाटर रिसोर्सेज का 90% से ज्यादा यूज करता है। सही का। और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जैसे रिड्यूस्ड राइस यील्ड्स, साथ ही प्रोडक्टिविटी गेन्स स्टेपल ग्रेन्स तक लिमिटेड हो गए हैं। पल्सेस और कमर्शियल क्रॉप्स पर कम फोकस है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब चुनौतियों का जवाब क्या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है? ये क्या है? ये एक नया फेज है। इसका फोकस बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स और प्रिसिजन एग्रीकल्चर पर है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हाँ, पर यह सस्टेनेबिलिटी पर जोर देता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो इकोलॉजी और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है ताकि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक दोनों चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके इसके आगे के रास्ते तक। यस, और इन सोर्सेज से साफ है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और इक्वालिटी को बैलेंस करना इंडियन एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। जब हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा शब्द लगता है। इसमें असल में क्या क्या शामिल होता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसे बेहतर समझने के लिए हॉर्टिकल्चर को मोटे तौर पर 4 सब डिसिप्लिन्स में बांटा जा सकता है। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। इसमें फलों का अध्ययन और उनकी खेती मतलब स्टडी एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट शामिल है। दूसरा है ओलेरिकल्चर। ये सब्जियों के लिए होगा। हाँ, ये पूरी तरह से सब्जियों के अध्ययन और खेती पर केंद्रित है। और बाकी दो? तीसरा है फ्लोरिकल्चर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये फूलों के अध्ययन और खेती से जुड़ा है। और चौथा, जो अक्सर हमें शहरों में दिखता है, वो है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। अच्छा, जैसे पार्क्स और गार्डन्स बनाना? जी, इसमें आउटडोर स्पेसेस को ब्यूटीफुल और फंक्शनल बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। ये चारों मिलकर मतलब इस सेक्टर की डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब जरा भारत में प्रमुख हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये तो 2023-24 का डेटा एस्पिरेंट्स के लिए काफी जरूरी हो सकता है। बिल्कुल, ये डेटा पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरुआत फलों यानी फ्रूट से करते हैं। एरिया अंडर कल्टीवेशन करीब 25 मिलियन हेक्टेयर्स है
और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हम मुख्य रूप से मैंगो, बनाना और ग्रेप्स का एक्सपोर्ट करते हैं। फलों के बाद आती हैं सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। इनका एरिया अंडर कल्टीवेशन फलों से कुछ कम है, करीब 14 मिलियन हेक्टेयर्स। यहाँ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। और एक्सपोर्ट में प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स जैसे अनियंस, टोमेटोज भी शामिल हैं। मुझे इन आंकड़ों में एक पैटर्न दिख रहा है। उत्तर प्रदेश फलों और सब्जियों दोनों में टॉप 3 में है। अब मसालों यानी स्पाइसेस की बात करते हैं। जी, स्पाइसेस का एरिया अंडर कल्टीवेशन है 4.8 मिलियन हेक्टेयर्स और टॉप स्टेट्स हैं एमपी, गुजरात और आंध्र प्रदेश। हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं पेपर, कार्डमम और टर्मरिक। बिल्कुल। अब फूलों यानी फ्लावर्स को देखें तो इनका एरिया अंडर कल्टीवेशन काफी कम है। हाँ, सिर्फ 0.3 मिलियन हेक्टेयर्स। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश सबसे आगे हैं। और एक्सपोर्ट्स में जैस्मिन और रोज जैसे फूल शामिल हैं। अब दक्षिण भारत की कुछ खास फसलों पर आते हैं, जैसे कोकोनट। हाँ, कोकोनट का एरिया अंडर कल्टीवेशन है 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स और इसके गढ़ हैं केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। यहाँ से कॉपरा और कोकोनट ऑयल एक्सपोर्ट होता है। और कैश्यू। कैशू का एरिया अंडर कल्टीवेशन 1.5 मिलियन हेक्टेयर्स है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा प्रमुख राज्य हैं। और टी और कॉफी का क्या स्टेटस है? दोनों का एरिया अंडर कल्टीवेशन लगभग बराबर है, 0.4 मिलियन हेक्टेयर्स। कॉफी पूरी तरह से कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में केंद्रित है। और इसका एक्सपोर्ट इटाली, जर्मनी और यूएस जैसे देशों में होता है। इंटरेस्टिंग। कॉफी के जितना ही एरिया अंडर कल्टीवेशन टी का भी है, 0.4 मिलियन हेक्टेयर्स। लेकिन इसके प्रोडक्शन हब्स बिल्कुल अलग है, असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। आपने बिल्कुल सही गौर किया। यही इन आंकड़ों का सबसे फैसिनेटिंग पहलू है। हर क्रॉप कैटेगरी में प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ये रीजनल स्पेशलाइजेशन और क्लाइमेटिक सूटेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो हुई फसलों की बात, लेकिन इस सेक्टर को बढ़ावा देने में सरकार की क्या भूमिका है? मैंने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में सुना है, ये क्या है? MIDH एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसे 2014-15 में लॉन्च किया गया था। इसका सीधा एम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को एनहांस करना है। फंडिंग की बात करें तो ज्यादातर राज्यों में सरकार 85% कॉस्ट फंड करती है। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन्स के लिए? उन पर विशेष ध्यान देने के लिए वहां फंडिंग 100% है। तो इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये जमीन पे क्या हासिल करना चाहता है? देखिए, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, फार्म ग्रुप बनाना, जैसे FIGs, FPOs, FPCs। अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। जी, ताकि प्रोडक्शन और इनकम को इम्प्रूव किया जा सके। दूसरा, हाई क्वालिटी सीड्स और वाटर यूसेज के माध्यम से प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना। और तीसरा है हॉर्टिकल्चर में स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पैदा करना। और इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिशन को कैसे बांटा गया है? इसे 3 सब मिशंस में बांटा गया है। पहला है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, जो 18 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में काम करता है। दूसरा है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, यानी HMNEH। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स पर फोकस करता है। और तीसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, जो पूरे भारत में वेरियस हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है। तो इस मिशन की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या ये सिर्फ बीज और पैसा देने तक ही सीमित है? नहीं, यही इसकी खासियत है। इसकी स्ट्रैटेजी एक एंड टू एंड अप्रोच पर आधारित है। मतलब प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक? बिल्कुल। इसमें कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना शामिल है। साथ ही ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाले फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट करता है। इसके तहत जमीन पर किस तरह के काम किए जाते, कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। इसके की एक्टिविटीज में क्वालिटी सीड्स के लिए नर्सरीज और टिश्यू कल्चर यूनिट स्थापित करना है, ऑर्चर्ड एरियाज और ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक्सपैंड करना, बी कीपिंग और पॉली हाउसेज या ग्रीन हाउसेज को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। हॉर्टिकल्चर की नींव अच्छी किस्मों पर टिकी है और यहीं से हमारा अगला विषय जुड़ता है, भारत का सीड सेक्टर। अच्छी क्वालिटी के बीजों का इतना महत्व क्यों है? देखिए, बीज किसी भी फसल का सबसे क्रिटिकल इनपुट है। आप बेहतरीन खाद और सिंचाई का इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर बीज ही खराब है तो मतलब सब बेकार है। आंकड़े बताते हैं कि क्वालिटी सीड्स अकेले ही टोटल क्रॉप प्रोडक्शन में 15-20% का योगदान कर सकते हैं। 15 से 20%? जी, और अगर अदर इनपुट्स का मैनेजमेंट भी एफिशिएंट हो तो ये योगदान 45% तक बढ़ सकता है। ये तो जबरदस्त है। तो भारत में सीड इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ? इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की स्थापना के साथ। इसने एक ऑर्गेनाइज सीड सेक्टर की नींव रखी। इसके बाद 1977 से 1991 के बीच 3 फेजेस में नेशनल सीड प्रोजेक्ट लागू हुआ। इसने एक स्ट्रक्चर्ड सीड इंडस्ट्री बनाने में मतलब पिवटल भूमिका निभाई। लेकिन असली बदलाव तो बाद में आया होगा। हाँ, असली बदलाव 1988-89 की न्यू सीड डेवलपमेंट पॉलिसी से आया। इस पॉलिसी ने हाई क्वालिटी ग्लोबल सीड्स के लिए देश के दरवाजे खोल दिए। इसने प्राइवेट और मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D के लिए अट्रैक्ट किया। और टेक्नोलॉजी की इसमें क्या भूमिका रही? टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हुई।
2002 में बीटी कॉटन की इंट्रोडक्शन ने प्रोडक्शन में क्रांति ला दी। इसके बाद हाई वैल्यू हाइब्रिड सीड्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज पर फोकस और बढ़ गया। तो ये हाई क्वालिटी सर्टिफाइड बीज बनता कैसे है? क्या इसके कोई स्टैंडर्ड स्टेजेस हैं? हाँ, इंडियन सीड प्रोग्राम एक लिमिटेड जनरेशन सिस्टम को अध्ययन करता है। इसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड ये क्या होता है? यह न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी है, मतलब पहली पीढ़ी। इसे ICAR द्वारा समर्थित रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हाईएस्ट जेनेटिक प्योरिटी और आइडेंटिटी होती है और इसे फाउंडेशन सीड के सोर्स के रूप में उपयोग किया जाता है। अच्छा, ब्रीडर सीड के बाद? दूसरा स्टेज है फाउंडेशन सीड। ये ब्रीडर सीड की प्रोजनी है। इसे NSC, SFCI और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाएं प्रोड्यूस करती हैं। ये इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। और वो बीज जो आखिर में किसान तक पहुंचता है? वो तीसरा स्टेज है सर्टिफाइड सीड। ये फाउंडेशन सीड की प्रोजनी है जिसे किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसे फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन रेट्स और जेनेटिक आइडेंटिटी के लिए टेस्ट किया जाता है। बीज बना लेना ही काफी नहीं है, प्लांट वैरायटीज को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होगा ताकि R&D करने वालों को प्रोत्साहन मिले। बिल्कुल, यहीं पर वैराइटल प्रोटेक्शन इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आता है। इसके लिए हमारे पास एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। और ये WTO को ट्रिप्स एग्रीमेंट से जुड़ा है? हाँ, ये उसी के ऑब्लिगेशंस के साथ अलाइन करता है। और इस कानून को लागू कौन करता है? इसके लिए 2005 से PPV एंड FR अथॉरिटी ऑपरेशनल है। इसके मुख्य कार्य हैं प्लांट वैराइटीज को रजिस्टर करना, स्टेक होल्डर्स के बीच बेनिफिट शेयरिंग सुनिश्चित करना और जेनेटिक रिसोर्सेज तक पब्लिक एक्सेस को भी आसान बनाना। जी, कंपलसरी लाइसेंसिंग के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर सीड्स तक पहुंच को फैसिलिटेट करना। प्रोटेक्शन तो हो गई, पर किसान को कैसे भरोसा होगा कि उसे जो बीज मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है? इसी भरोसे के लिए सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है। इसका पर्पस है किसानों के लिए फिजिकल आइडेंटिटी और जेनेटिक प्यूरिटी वाली हाई क्वालिटी सीड्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना। ये एक लीगली सैंक्शन सिस्टम है। इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सर्टिफिकेशन में फील्ड इंस्पेक्शंस, सीड टेस्टिंग और इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स 1988 का पालन शामिल है। ये कार्य ऑटोनोमस सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज द्वारा नॉन प्रॉफिट बेसिस पर किया जाता है। इस विषय से जुड़े 2 कॉन्सेप्ट अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सीड रिप्लेसमेंट रेट SRR और सीड विलेज। ये क्या है? हाँ, SRR पर UPSC 2015 में सवाल भी आया था। इसका मतलब है कि टोटल क्रॉप्ड एरिया का कितना हिस्सा सर्टिफाइड सीड से बोया जाता है फार्म सेव्ड सीड्स की तुलना में। तो हायर सीड रिप्लेसमेंट रेशियो का मतलब है हायर प्रोडक्शन। बिल्कुल, हायर SRR का मतलब है हायर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। और सीड विलेज का कॉन्सेप्ट? ये एक बहुत ही जमीनी और कारगर विचार है। एक गांव को सीड विलेज तब कहा जाता है जब प्रशिक्षित किसानों का एक समूह अपने साथी किसानों और आसपास के गांवों की जरूरतों के लिए विभिन्न फसलों के बीज अफोर्डेबल प्राइस पर पैदा करता है। तो सीड विलेज जैसे कॉन्सेप्ट से बीज की अवेलेबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सबसे अच्छा बीज भी तब तक बेकार है जब तक उसे सही समय पर पानी न मिले। और यहीं पर भारतीय कृषि की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौती सामने आती है, सिंचाई यानी इरिगेशन। बिल्कुल, इस चुनौती का पैमाना बहुत बड़ा है। भारत में दुनिया की 18% से ज्यादा आबादी है, लेकिन वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज का केवल 4% है। इसके बावजूद हमारी इरिगेटेड लैंड वर्ल्ड के क्रॉप आउटपुट का 40% हिस्सा है। इस विशाल जरूरत को पूरा करने के लिए इरिगेशन स्कीम्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? इन्हें इनके कल्टिवेबल कमांड एरियाज के साइज के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 2000 हेक्टेयर्स तक के एरिया वाली स्कीम्स को माइनर इरिगेशन स्कीम्स कहते हैं। और मीडियम इरिगेशन स्कीम्स में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम के कल्टिवेबल कमांड एरियाज आते हैं। और 10,000 से ऊपर वाली? वो मेजर इरिगेशन स्कीम्स कहलाती हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिंचाई का मतलब नहरें होता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं ना? हाँ, ये एक आम धारणा है। केनाल इरिगेशन कुल सिंचित क्षेत्र के केवल 22% हिस्से को कवर करता है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रमुख है। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 46% ट्यूबवेल या बोरवेल का है। इसमें इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स का उपयोग करके अंडरग्राउंड वाटर का उपयोग होता है। और सिंचाई के दूसरे तरीके कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत में टैंक इरिगेशन काफी प्रचलित है, जिसमें तालाबों में पानी स्टोर किया जाता है। हालांकि इसका हिस्सा सिर्फ 4% है। इसके अलावा वेल और अदर सोर्सेस का भी करीब 22% का योगदान है। आधुनिक तरीकों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का क्या हाल है? ड्रिप इरिगेशन पर 2016 में UPSC में सवाल भी था। ये पानी बचाने वाली बहुत कारगर तकनीकें हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में पानी का छिड़काव होता है और इसका कवरेज करीब 2% है। वहीं ड्रिप इरिगेशन में पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसका कवरेज करीब 4% है और महाराष्ट्र जैसे राज्य इसमें आगे हैं। अदर मॉडर्न मेथड्स जैसे फर्टिगेशन और रेन गन्स का एडॉप्शन अभी भी 2% से कम है। हमारे सोर्स मटेरियल में दिए गए मैप को देखें तो यह दिखाता है कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में सिंचाई के अलग अलग तरीके हावी हैं। साथ ही डिग्री ऑफ वाटर नीड का इंसेट दिखाता है कि देश के कई हिस्सों में पानी का संकट कितना गहरा है। बिल्कुल,
ये मैप दिखाता है कि हमें सिर्फ पानी पहुंचाना ही नहीं बल्कि पानी का सही इस्तेमाल करना भी सीखना होगा। इस वाटर चैलेंज से निपटने के लिए सरकार का सबसे बड़ा कदम क्या है? इसके लिए सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम शुरू की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इसकी सबसे खास बात है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब अलग अलग योजनाओं को एक साथ लाना। हाँ, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम IWMP और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट OFW शामिल है। मैंने इस योजना के नारे सुने हैं, जैसे हर खेत को पानी और मोर क्रॉप पर ड्रॉप। इनका असल मतलब क्या है? ये इस योजना के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं। हर खेत को पानी का लक्ष्य है अशोर्ड इरिगेशन कवरेज को बढ़ाना और मोर क्रॉप पर ड्रॉप का फोकस प्रिसीजन इरिगेशन और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इस योजना में और क्या खास पहलू हैं? इसमें सस्टेनेबिलिटी पे बहुत जोर है, जैसे एक्विफर्स को रिचार्ज करना, सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन अपनाना और ये इरिगेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देती है। और इसकी प्लानिंग कैसे होती है? यही इसका एक और मजबूत पहलू है। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अपनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान्स DIP और स्टेट इरिगेशन प्लान्स SIP को PMKSY फंड्स एक्सेस करने के लिए मैंडेटरी बनाया गया है। इतनी बड़ी योजना पे नजर रखने के लिए क्या व्यवस्था है? राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC इसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करती है और नीति आयोग के अंडर एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रोग्राम की प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है। फंडिंग के लिए नाबार्ड के तहत एक लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड भी बनाया गया है। PMKSY के तहत एक नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट नीरांचल का भी जिक्र है। ये क्या है? नीरांचल एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य काम IWMP को टेक्निकल असिस्टेंस के साथ सपोर्ट करना है फॉर सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। ये एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाता है। PMKSY तो एक अम्ब्रेला स्कीम हो गई, लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ पुरानी या स्पेसिफिक स्कीम्स हैं जो एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए? हाँ, कुछ और कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम AIBP, जिस पर 2015 में सवाल आया था। ये तो काफी पुराना है, 1996-97 का। जी, इसका एम था स्टेट्स को एडवांस्ड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में असिस्ट करना। एक और है कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1974-75 में शुरू हुआ। इसका एम इरिगेशन सिस्टम्स में वाटर यूज एफिशिएंसी को डेवलप करना है। एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वाटर क्रेडिट, जिस पर 2021 में सवाल पूछा गया। हाँ, वो water.org का एक लोन प्रोग्राम है। ये सेफ वाटर और सैनिटेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध कराता है, मतलब माइक्रो फाइनेंस टूल्स का उपयोग करके। और आखिर में नेशनल वाटर मिशन, इस पर 2012 में प्रश्न था। जी, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC का हिस्सा है। इसका फोकस है वाटर कंजर्वेशन, मिनिमाइजिंग वेस्टेज और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पर। ये अर्बन एरियाज में वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करने को भी प्रोत्साहित करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरकों की। हरित क्रांति के बाद से ये भारतीय कृषि की एक तरह से रीढ़ रहे हैं। इनका इतना ज्यादा महत्व क्यों है? देखिए, फर्टिलाइजर्स पौधों को वो जरूरी पोषक तत्व देते हैं जो उनकी बढ़त के लिए इसेंशियल हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना? बिल्कुल। भारतीय कृषि उत्पादन में इनका योगदान लगभग 15 से 20% है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है। वो क्या है? इनका असर तभी होता है, मतलब जब इनका मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए। अच्छा, और ये जो पोषक तत्व हैं, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये सब एक जैसे होते हैं? नहीं, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें तो NPK आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एग्जैक्टली। फिर है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। और तीसरी श्रेणी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें बोरॉन, आयरन, जिंक जैसे कई तत्व हैं जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब NPK पौधों के लिए दाल रोटी की तरह है, कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन की तरह, और जिंक आयरन मिनरल्स की तरह जो कम चाहिए पर जरूरी बहुत है। वाह, ये इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इसी NPK के अनुपात को लेकर आपके सोर्सेज में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, मैंने भी देखा। फर्टिलाइजर स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार 2021 में NPK का अनुपात 5.9.2.4.1 था, जबकि रिकमेंडेड रेशियो है 4.2.1। तो ये अनुपात इतना बिगड़ा हुआ क्यों है? क्या किसान जानबूझकर गलत खाद डाल रहे हैं या इसके पीछे कोई और वजह है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी सब्सिडी पॉलिसी का इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे? देखिए, यूरिया जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसकी कीमत सरकार तय करती है और वो बहुत कम है। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम वाली खादें महंगी हैं क्योंकि उनकी कीमतें मार्केट पर डिपेंड करती हैं। तो नतीजा ये होता है कि किसान सबसे सस्ती खाद यानी यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, भले खेत को उसकी उतनी जरूरत ना हो। बिल्कुल, और वहीं से पूरा संतुलन बिगड़ गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब समस्या जानकारी की कमी से ज्यादा आर्थिक है। चलिए अब फर्टिलाइजर्स के टाइप्स पर बात करते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस, जैसे यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। दूसरे पोटैशिक, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट। और तीसरे फॉस्फेटिक,
जैसे सिंगल फॉस्फेट। और एक और खास प्रकार है नीम कोटेड यूरिया। हाँ, इस पर आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। ये यूरिया के ऊपर नीम का तेल का एक लेप होता है। और इसका फायदा क्या है? ये जमीन में नाइट्रोजन के घुलने की प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे पौधे उसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और इसी नीम कोटेड यूरिया को लेकर सरकार ने 2015 में एक बड़ा फैसला लिया था, राइट? जी हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल डिसीजन था। सरकार ने देश में बनने वाले 100% एग्रीकल्चरल ग्रेड यूरिया पर नीम की कोटिंग अनिवार्य कर दी। 100%? हाँ, 100%। इसका मकसद सिर्फ न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी बढ़ाना ही नहीं था, बल्कि यूरिया का गैर कृषि कामों जैसे केमिकल इंडस्ट्री में होने वाले डाइवर्जन को रोकना भी था। अच्छा, अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो भारत का फर्टिलाइजर सेक्टर कहाँ खड़ा है? प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है और कंजम्पशन में दूसरे स्थान पर। मतलब हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और हमारे देश की मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, N, फॉस्फेट P और पोटेशियम K की ही कमी है। और इस बड़े बाजार में मेन प्लेयर्स कौन है? इसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, IFTCO और KRIBCHO जैसी सहकारी और सरकारी कंपनियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर को गवर्न कैसे किया जाता है? इसका गवर्नेंस रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स करता है और इसके लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 का इस्तेमाल होता है। एक बात और, हम अपनी जरूरत का कितना यूरिया खुद बनाते हैं? देखिए, हम यूरिया की अपनी 80% जरूरत तो देश में ही पूरी कर लेते हैं, लेकिन फॉस्फोरस और पोटाशियम के लिए हम आज भी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इतनी सारी पॉलिसीज और स्कीम्स को देखकर कभी कभार उलझन होती है। क्या हम इन्हें समझने के लिए किसी आसान तरीके से देख सकते हैं, शायद उनके मेन ऑब्जेक्टिव के आधार पर? जरूर, इसे हम 3 दौर में देख सकते हैं। पहला दौर 1977 में रिटेंशन प्राइसिंग स्कीम RPS से शुरू हुआ। तब फोकस सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर था। बिल्कुल, तब हर फैक्ट्री को उसकी लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाती थी। फिर दूसरा दौर 2003 में न्यू प्राइसिंग स्कीम NPS के साथ आया, जिसमें सब्सिडी को थोड़ा और रैशनलाइज करने की कोशिश की गई। और तीसरा और मौजूदा दौर? वो 2010 के बाद शुरू हुआ, जिसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS जैसी नीतियों से फोकस संतुलित पोषण और दक्षता पर आ गया। मतलब सिर्फ खाद डालना नहीं, बल्कि सही खाद सही मात्रा में डालना। एग्जैक्टली। और 2015 में जो 2 नीतियां आईं वो भी इसी तीसरे दौर का हिस्सा है। बिल्कुल। एक थी नीम कोटेड यूरिया पॉलिसी, जिसके बारे में हमने बात की। उसने यूरिया की एफिशिएंसी बढ़ाई, स्लो नाइट्रोजन रिलीज को इंश्योर किया और पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी कम किया। और दूसरी थी न्यू यूरिया पॉलिसी। इसका मकसद था देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, एनर्जी एफिशिएंसी में सुधार करना और सब्सिडीज को रैशनलाइज करना। यूरिया पर सब्सिडी काम कैसे करती है? किसानों को ये किस दाम पर मिलता है? सरकार यूरिया का एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP तय करती है। फिलहाल 45 किलो के यूरिया बैग का MRP 242 रुपए है। सिर्फ 242 रुपए? पर इसको बनाने और किसान तक पहुंचाने की लागत तो इससे कहीं ज्यादा होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। इसी कॉस्ट और किसान द्वारा चुकाए गए MRP के बीच का जो अंतर है, वही सरकार कंपनियों या इंपोर्टर्स को सब्सिडी के रूप में देती है। अच्छा। इसके लिए न्यू प्राइसिंग स्कीम NPS 3 और न्यू यूरिया पॉलिसी NUP 2015 जैसी नीतियां काम करती हैं। असल में इस योजना के लाभार्थी किसान ही हैं। तो फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इससे कैसे अलग है? ये योजना यूरिया पर लागू नहीं होती। ये 1 अप्रैल 2010 से P&K यानी फॉस्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के 28 ग्रेड्स पर लागू है। और इसमें सब्सिडी का आधार क्या है? इसमें सब्सिडी उर्वरक की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट कंटेंट पर दी जाती है। सरकार हर साल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर के लिए प्रति किलोग्राम सब्सिडी की दर तय करती है। और ये सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती है? हाँ, ताकि वे किसानों को अफोर्डेबल रेट्स पर उर्वरक बेच सकें। इन सभी नीतियों का कुल मिलाकर इम्पैक्ट क्या रहा है? क्या सब कुछ अच्छा ही हुआ है? असर मिला-जुला रहा है। एक तरफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ी है, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ सब्सिडी का बोझ बढ़ने से फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा है। और वो असंतुलन वाली बात? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, यूरिया सस्ता होने और P&K उर्वरकों की कीमतें 1992 में आंशिक रूप से डीकंट्रोल होने के कारण किसान यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नीम कोटिंग के फायदे तो हुए हैं। हाँ, नीम कोटिंग से नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग, कम कीटों के हमले और उर्वरक की बर्बादी में कमी जैसे ठोस फायदे हुए हैं। सोर्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में उर्वरक की कीमत अमोनिया से तय होती है, जो नेचुरल गैस से बनता है, और सल्फर, जो फॉस्फेटिक उर्वरक बनाने में काम आता है, वो तेल रिफाइनरियों का एक बाई प्रोडक्ट है। ये UPSC 2020 में पूछा गया था। हाँ, दूसरा है फॉर्टिगेशन। इसका मतलब है इरिगेशन सिस्टम के जरिए पानी में घुलनशील उर्वरकों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाना। इससे तो पानी भी बचता होगा। पानी भी बचता है, मिट्टी का खारापन कम होता है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी 25 से 50% तक बढ़ जाती है। ये भी 2020 का सवाल था। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। हाँ, और एक है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस पॉलिसी, जिसका उद्देश्य हरी खाद और जैविक खाद जैसे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो हमने देखा कि उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है,
जाहिर है इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार एक बहुत दिलचस्प योजना लेकर आई, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये भी यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। जी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत देश के सभी किसानों को हर 2 साल में एक कार्ड जारी किया जाता है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर लागू करता है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिट्टी का सैंपल लेना, उसकी टेस्टिंग करना और कार्ड जारी करने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। और ये कार्ड किसानों की मदद कैसे करते हैं? ये सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड तो नहीं है? नहीं, ये एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह है। इसके तहत गांव के स्तर पर सॉइल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही हैं, जिन्हें किसान समूह या एफपीओज भी चला सकते हैं। हाँ, ये कार्ड किसान को बताता है कि उसकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और किन की अधिकता, और उसके आधार पर ये 6 फसलों के लिए फर्टिलाइजर्स की सही मात्रा की रिकमेंडेशन देता है। 12 मानक, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मिट्टी की सेहत का एक तरह से पूरा चेकअप होता है। एनपीके जैसे मेन न्यूट्रिएंट्स, सल्फर जैसा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, जिंक और आयरन जैसे 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और फिजिकल पैरामीटर्स भी? हाँ, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन जैसे 3 भौतिक मानक भी परखे जाते हैं। सो उसमें एग्रीस्टैक का भी जिक्र है, ये क्या है? एग्रीस्टैक को आप भारतीय कृषि की डिजिटल फाउंडेशन कह सकते हैं। ये फिजिकल कार्ड्स के बजाय डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड को इनेबल करता है। और इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इससे मिले डेटा का उपयोग करके ड्रोन्स खेत के किसी स्पेसिफिक पैच पर जहां किसी पोषक तत्व की कमी है वहीं पर सटीक स्प्रे कर सकते हैं। इस योजना की कुछ उपलब्धियां भी बताई गई हैं। हाँ, फरवरी 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके थे। 8,000 से ज्यादा सॉइल टेस्टिंग लैब्स स्थापित की गईं। ये तो बहुत बड़ा स्केल है। बिल्कुल, ये इस योजना के पैमाने को दिखाता है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिस पर आजकल बहुत बहस होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और ये यूपीएससी 2018 का एक विषय भी था। तो क्या है ये अंतर? इसे ऐसे समझिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरह से आयुर्वेद है। आप बाहर से जैविक खाद, कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स जैसे इनपुट्स खेत में डालते हैं। ठीक है। वहीं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योग और प्राणायाम जैसा है। ये मानता है कि खेत के अंदर ही वो सब कुछ मौजूद है जो उसे स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, बस उसे जगाने की जरूरत है। और इसके लिए वो जीवामृत और बीजामृत पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जो गाय के गोबर और गोमूत्र से बनते हैं। तो इसका मतलब है कि लागत में भी बहुत बड़ा अंतर होगा। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मॉडरेट से हाई कॉस्ट आती है क्योंकि जैविक खाद खरीदने पड़ते हैं। जीबीएनएफ में लागत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लगभग शून्य होती है। और खेत की जुताई को लेकर क्या राय है दोनों की? ऑर्गेनिक फार्मिंग में खेत की जुताई की अनुमति है, जबकि जीबीएनएफ नो टिलिंग यानी बिना जुताई की वकालत करता है ताकि मिट्टी की संरचना बनी रहे। और खरपतवार और कीट नियंत्रण के तरीके भी अलग होंगे? बहुत अलग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में निराई गुड़ाई को खेती का हिस्सा माना जाता है और कीट नियंत्रण के लिए नीम के तेल जैसे ऑर्गेनिक स्प्रेस का उपयोग होता है। और जीबीएनएफ में खरपतवार को हटाने के बजाय उसे मल्चिंग या आच्छादन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और कीट नियंत्रण के लिए वे अग्नियास्त्र जैसे देसी मिश्रणों का उपयोग करते हैं। पानी के उपयोग और पैदावार पर क्या असर पड़ता है? पानी के मैनेजमेंट के लिए ZBNF वापसा के सिद्धांत का काम करता है, जिसका अर्थ है मिट्टी में हवा और नमी का संतुलन बनाए रखना। और यील्ड? देखिए, दोनों ही तरीकों में शुरुआत में पैदावार कन्वेंशनल फार्मिंग से कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिट्टी की सेहत सुधरने से ये बेहतर होती है। सरकार इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? सरकार 2015-16 से 2 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। एक तो है परंपरागत कृषि विकास योजना, हाँ, PKVY, और दूसरी है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए भी कोई योजना है? जी, 2020-21 से PKVY की एक सब स्कीम के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी BPKP को शुरू किया गया है, जिसका मकसद ही नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। इसके तहत कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है? हाँ, 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। सर्टिफिकेशन की बात आई है, तो इसकी क्या व्यवस्था है? सर्टिफिकेशन के 2 मुख्य सिस्टम हैं। एक है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी PGS। यह किसानों के समूह द्वारा आपसी भरोसे पर आधारित है। लेकिन इससे प्रमाणित उत्पाद सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचे जा सकते हैं? हाँ, अगर किसी को अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने हैं तो उसे नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी NPOP सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य है। सोर्स में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन LAC नाम की एक और योजना का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल योजना है। भारत में कई आदिवासी और दूर दराज के इलाके हैं, जैसे अंडमान और निकोबार या लद्दाख, जहां पारंपरिक रूप से हमेशा से जैविक खेती होती आई है। तो उनके लिए नियमों में कुछ ढील है? बिल्कुल, LAC योजना ऐसे क्षेत्रों को 3 साल के इंतजार की शर्त से छूट देकर तुरंत सर्टिफिकेशन देती है, ताकि वे पहले दिन से ही अपने उत्पादों की प्रीमियम कीमत पा सकें। खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसे की। यहीं पर एग्रीकल्चर फाइनेंस की भूमिका आती है। कृषि ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? आंकड़ों के अनुसार कृषि ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 76% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का है। 76%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ,
इसके बाद कॉपरेटिव्स का 12.1% और रीजनल रूरल बैंक्स का 11.9% है। ये सवाल यूपीएससी में कई बार आ चुका है। सरकार ने किसानों तक ऋण की पहुंच आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। क्या हम कुछ प्रमुख इनिशिएटिव्स पर नजर डाल सकते हैं? जरूर। सबसे जानी मानी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, जो किसानों को बीज, खाद जैसी जरूरतों के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती है। ये भी यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। हाँ, फिर है इन्वेस्टमेंट लोन्स, जो सिंचाई, मशीनरी खरीदने जैसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए होते हैं। और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन मिलता है। और इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का भी एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत सरकार बैंकों को निर्देश देती है कि वे अपने कुल लोन का एक निश्चित हिस्सा, इस मामले में 40%, कृषि जैसे जरूरी क्षेत्रों को दें। और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए 2020 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोल्ड स्टोरेज और गोदाम बनाने के लिए लोन देता है, जिस पर 3% की ब्याज छूट भी मिलती है। हाँ, और इन सब में नाबार्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नाबार्ड सीधे किसानों को लोन नहीं देता, बल्कि ये बैंकों को रीफाइनेंस प्रदान करता है। सोर्सेज में सर्विस एरिया अप्रोच यानी SAA का भी जिक्र है। ये क्या है? SAA को 1989 में लीड बैंक स्कीम के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि ग्रामीण बैंक की हर शाखा को 15 से 25 गांव एलोकेट किए जाएं और वो शाखा उन गांवों के प्लान डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हो। अच्छा। इसी के तहत सर्विस एरिया क्रेडिट प्लान्स बनाए जाते हैं। और अंत में MSP पॉलिसी है, जो 22 फसलों के लिए एक गारंटीड प्राइस सुनिश्चित करके किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाती है। भारत में क्रॉप इंश्योरेंस के सफर से शुरुआत करते हैं। सोर्स के मुताबिक आजादी के बाद कई सालों तक कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं था जी। पहली कोशिश 1972 में हुई, फर्स्ट इंडिविजुअल अप्रोच स्कीम के नाम से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इंडिविजुअल अप्रोच थी। हाँ, मतलब इसमें हर किसान के खेत को एक अलग यूनिट माना जाता था। इसे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ चुनिंदा फसलों के लिए और कुछ ही राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया था। तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड रहा होगा। बहुत लिमिटेड। हर खेत का अलग अलग असेसमेंट करना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए ये बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सका। तो इस इंडिविजुअल अप्रोच की मुश्किलों को देखते हुए पॉलिसी में क्या बदलाव आया? यहीं पर 1979 में पायलट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम PCIS के साथ एक बड़ा शिफ्ट आया। यहाँ पहली बार एरिया अप्रोच को अपनाया गया। एरिया अप्रोच, इसे आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। एरिया अप्रोच का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी हर एक खेत का नुकसान नहीं देखती। वो एक पूरे इलाके जैसे एक ब्लॉक या तहसील को एक यूनिट मान लेती है। अच्छा। तो अगर उस पूरे इलाके में फसल का औसत उत्पादन एक तय सीमा से नीचे जाता है तो उस इलाके के सभी बीमित किसानों को क्लेम मिलता है। इससे प्रोसेस तेज और सस्ता हो जाता होगा? बिल्कुल। PCIS का एक और मकसद था उन किसानों को टारगेट करना जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन नहीं लेते थे। पर यह भी एक पायलट स्कीम ही थी जिसका दायरा सीमित था। तो इस एरिया अप्रोच को नेशनली कब लागू किया गया? वो हुआ 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS के साथ। ये भारत की पहली नेशनल स्कीम थी। अच्छा, इसमें कोई शर्त थी? हाँ, इसमें एक शर्त थी कि ये बीमा सिर्फ उन किसानों को मिलता था जो बैंकों से शॉर्ट टर्म क्रेडिट या फसल के लिए लोन लेते थे। ये होमोजीनियस एरिया अप्रोच पर आधारित थी। मतलब ऐसे इलाके जिनकी मिट्टी, मौसम और फसलें एक जैसी हों। एग्जैक्टली, उन्हें एक यूनिट माना जाता था। इसका असर काफी व्यापक था। लेकिन फिर 1999 में इसे भी रिप्लेस कर दिया गया नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS। Right. CCIS में ऐसी क्या कमी रह गई थी? देखिए, CCIS की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो सिर्फ लोनी फार्मर्स तक सीमित थे। राइट। NAIS ने इस दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। इसने सभी किसानों को कवर किया, चाहे उन्होंने लोन लिया हो या नहीं। इसका मकसद था किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से बचाना। और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी वाइड था। हाँ, इसे कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू किया गया और इसने बहुत सारी फसलों को अपने दायरे में लिया। यहाँ से चीजें और ज्यादा स्पेसिफिक और कह सकते हैं फार्मर फ्रेंडली होने लगती हैं। हाँ। जैसे 2010 में मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम MNAIS। Right. इसे मॉडिफाई क्यों किया गया? NAIS में क्लेम सेटलमेंट में देरी एक बड़ी समस्या थी। NAIS को 50 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि क्लेम प्रोसेस को और तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। ओके। इसी दौर में 2007 में एक और बिल्कुल अलग तरह की स्कीम आई थी, पायलट वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम WBCIS। वेदर बेस्ड? ये यील्ड बेस्ड योजनाओं जैसे NAIS से कैसे अलग थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यील्ड बेस्ड योजनाओं में मुआवजा तब मिलता है जब असल पैदावार में कमी आती है, जिसका पता फसल कटने के बाद चलता है। ठीक है। लेकिन वेदर बेस्ड स्कीम में मुआवजा पैदावार पर नहीं बल्कि मौसम के आंकड़ों पर आधारित होता है। जैसे अगर बारिश सामान्य से बहुत कम या ज्यादा हुई या तापमान बहुत बढ़ गया तो किसानों को क्लेम मिल जाता है। बिल्कुल। इसमें फसल कटने का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिससे पेमेंट तेज होता है। यानी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग समाधान तलाशे जा रहे थे। सोर्स में एक और बहुत स्पेसिफिक स्कीम का जिक्र है, पायलट कोकोनट पाल्म इंश्योरेंस स्कीम CPIS। हाँ, ये 2009-10 में शुरू हुई और जैसा नाम से ही जाहिर है नारियल के किसानों के लिए थी।
ये दिखाती है कि सरकार अब स्पेसिफिक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के जोखिमों पर भी ध्यान दे रही थी। लेकिन इतनी सारी अलग-अलग स्कीमें चलाने में भी तो दिक्कतें आ रही होंगी। आ रही थी, और शायद इसीलिए 2013-14 में इन सबको मिलाकर एक सिंगल प्रोग्राम बनाया गया, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। NCIP। जी, एनसीआईपी ने MNAIS, WBCIS और CPIS को एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला दिया ताकि एक ज्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम बन सके। इसका नतीजा ये हुआ कि फार्मर और एरिया कवरेज दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई। और इसी एवोल्यूशन की अगली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। करेक्ट, राइट। अब आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पर, जिस पर 2016 में UPSC प्रीलिम्स में सवाल भी आ चुका है। हाँ, 2016 में लॉन्च हुई इस योजना का मकसद पिछली सभी योजनाओं की कमियों को दूर करना था। इसका स्केल बहुत बड़ा है। 2024-25 के बजट में ही इसके लिए करीब 14,600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका मुख्य मकसद है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ किसानों को इंश्योरेंस कवरेज देना। जब ये शुरू हुई थी तो सभी लोनी फार्मर्स के लिए ये अनिवार्य थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, 2020 में। आप उसी बदलाव की बात कर रही हैं जब इसे सभी के लिए वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कई किसानों और राज्यों का मानना था कि अनिवार्य होने की वजह से उन पर प्रीमियम का बोझ पड़ रहा है, भले ही वे स्कीम में शामिल न होना चाहें। इसे स्वैच्छिक बनाने से उन्हें चुनने की आज़ादी मिली। और इस योजना की सबसे खास बात इसके प्रीमियम रेट्स हैं। बिल्कुल, जो किसानों के लिए बहुत कम रखे गए हैं। हाँ, ये रेट्स याद रखना इस पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। खरीफ फसलों के लिए किसान को सिर्फ 2% देना होता है, राबी फसलों के लिए 1.5%। और कमर्शियल या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए 5%। बाकी का जो भी प्रीमियम होता है वो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं। इसकी कुछ और की हाइलाइट्स? हाँ, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, मतलब इसमें बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के जोखिम शामिल है। क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की गई है, और लोकलाइज्ड डिजास्टर्स जैसे ओलावृष्टि या भूस्खलन, जिनसे सिर्फ कुछ खेतों को नुकसान होता है, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जैसा आपने पहले चर्चा की, इसमें भी सुधार की जरूरत महसूस हुई और 2020 में इसका रिवैम्प्ड वर्जन PMFBY 2.0 लॉन्च किया गया। इसके पीछे क्या वजह थी? PMFBY 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्लेम प्रोसेसिंग की एफिशिएंसी को और सुधारना था। कई राज्यों की शिकायत थी कि बीमा कंपनियां प्रीमियम तो ले लेती हैं, लेकिन क्लेम देने में देरी करती हैं। अच्छा। दूसरा बड़ा कारण राज्यों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना था, ताकि वे अपने हिसाब से जोखिमों को चुन सकें। और इस योजना में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर भी बहुत जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। फसल कटाई के प्रयोगों के लिए स्मार्टफोन ऐप, फसल के नुकसान के आकलन के लिए सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स का इस्तेमाल, ये सब इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पर क्या ये हर जगह इक्वली इफेक्टिव है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे इलाकों में लॉजिस्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों की वजह से इसे लागू करने में अब भी मुश्किलें आती हैं। तो फसल बीमा के इस पूरे सफर को देखने के बाद अब उन संस्थाओं पर आते हैं जो कृषि नीति की नींव रखती हैं। बिल्कुल, और इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, यानी CACP का, जो 1965 में बनी थी। CACP, इसका सबसे मुख्य काम? इसका सबसे मुख्य काम सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस यानी MSPs की सिफारिश करना है। हाँ, यानी ये वो संस्था है जो तय करती है कि गेहूं या चावल का MSP कितना होना चाहिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, और इसकी कॉम्पोजिशन भी महत्वपूर्ण है। इसमें एक चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी, एक ऑफिशियल मेंबर और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स? ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आमतौर पर किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, ताकि किसानों का पक्ष भी रखा जा सके। MSP की सिफारिश तो हो गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खेती और दूसरे कामों के लिए क्रेडिट यानी कर्ज की व्यवस्था कौन देखता है? उसके लिए हमारे पास है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1981 में हुई। नाबार्ड? हाँ, यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। यह सीधे किसानों को लोन नहीं देता, बल्कि रीजनल रूरल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को रीफाइनेंस करता है, ताकि वे आगे किसानों को लोन दे सके। एग्जैक्टली। ये SHG बैंक लिंकेज को भी बढ़ावा देता है। अब किसान ने फसल उगा ली, लेकिन उसे बेचेगा कैसे? खासकर छोटे किसान, जिनके पास बाजार तक पहुंचने या मोलभाव करने की ताकत नहीं होती। इसी समस्या के समाधान के लिए 1994 में स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम यानी SFAC बनाया गया। SFAC? इसका मुख्य काम एग्री बिजनेस और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs को बढ़ावा देना है। FPOs किसानों का एक समूह होता है जो मिलकर अपनी फसल बेचते हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलता है। और SFAC ही ई-नाम प्लेटफॉर्म को लागू करने वाली नोडल एजेंसी भी है। जी, और FPOs पर UPSC 2017 में सवाल पूछा भी गया था। अगर किसी किसान को अपनी उपज देश के बाहर यानी एक्सपोर्ट करनी हो, तो कौन सी संस्था मदद करती है? उसके लिए है APDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो 1985 में बनी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत काम करती है, और इसका काम ही कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। सोर्स में AG मार्क का भी जिक्र है, जो हम अक्सर घी, तेल या मसालों के पैकेट पर देखते हैं। हाँ,
एजी मार्क 1937 से चला आ रहा है क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन द्वारा दिया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत है। और इसका मकसद? यह सुनिश्चित करना कि कृषि उत्पाद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरें। ये करीब 222 कृषि जिन्सों को कवर करता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अभी हमने एफपीओज की बात की, जो किसानों को संगठित करने का एक तरीका है। सोर्स में एक PW+ बॉक्स में केरला के एक बहुत ही यूनिक मॉडल का जिक्र है, केरलास क्वाइटली रिवाइज्ड लैंड रिफॉर्म। ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। इसमें जमीन की ओनरशिप में कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो पंचायतों से खेती के लिए जमीन लीज पर लेते हैं। इसके लिए पंचायत के साथ एक नोटराइज्ड अग्रीमेंट होता है, बिल्कुल, जो प्रॉफिट शेयरिंग या फिक्स्ड रेंट पर आधारित हो सकता है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस अग्रीमेंट के आधार पर इन SHGs को रिकॉग्नाइज्ड कल्टीवेटर्स का दर्जा मिल जाता है। ओके। इससे उन्हें बैंकों से क्रेडिट, फसल बीमा और दूसरी सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलने लगता है, जो शायद उन्हें भूमिहीन होने के कारण कभी नहीं मिलता। ये भूमि सुधार का एक जबरदस्त और अनोखा तरीका है। बिल्कुल। अब आते हैं फसल के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर। इसमें सबसे पहले है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत देश भर में राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। और अब तो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम भी है। हाँ, जिसके जरिए कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपनी राशन की दुकान से अनाज ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन में एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स का। ये क्या होते हैं? इसे 2011 में शुरू किया गया था। देखिए, होता ये है कि फसल कटाई के तुरंत बाद बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें गिर जाती हैं। राइट। और छोटे किसानों को पैसे की जरूरत होती है, तो वे कम दाम पर ही अपनी फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं। NWR इस समस्या का समाधान है। कैसे? किसान अपनी फसल को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वेयर हाउस में रख सकता है और उस वेयर हाउस से उसे एक रसीद मिलती है, जिसे NWR कहते हैं। और ये रसीद निगोशिएबल है? बिल्कुल, यानी किसान इस रसीद को बैंक में दिखाकर उसके बदले लोन ले सकता है। जब कुछ महीने बाद बाजार में दाम अच्छे हों, तब वो अपनी फसल बेचकर लोन चुका सकता है। और इसे रेगुलेट कौन करता है? इसे वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA रेगुलेट करती है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट की, जहां किसान अपनी उपज बेचता है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, APMC मंडियों का। APMC मंडियां राज्यों द्वारा स्थापित की जाती हैं। इनका मूल उद्देश्य किसानों को बिचौलियों, मतलब इंटरमीडियरीज के शोषण से बचाना था। और कानून ये था कि किसानों को अपनी उपज इन्हीं मंडियों में बेचनी होगी। हाँ, सेल्स के माध्यम से। लेकिन APMC मंडियों की अपनी समस्याएं भी हैं, जैसे कार्टेल बनाना और पारदर्शिता की कमी। इसी के समाधान के तौर पर E-NAM को लाया गया, जिस पर 2017 में सवाल आया था। हाँ, 2016 में लॉन्च हुआ E-NAM कृषि उत्पादों के लिए एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका मकसद है देश की अलग अलग APMC मंडियों को इंटरनेट के जरिए जोड़ना, ताकि एक राष्ट्र एक बाजार बन सके। बिल्कुल। इससे किसान अपनी उपज की क्वालिटी के हिसाब से देश में कहीं भी सबसे अच्छी कीमत पर बेच सकता है। और यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा कि UPSC 2015 के एक सवाल के संदर्भ में सोच में बताया गया है, कि कृषि बाजार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट के तहत राज्यों का विषय है। जी, और इसीलिए E-NAM को लागू करने के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। अब अगर हम इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें, तो किसान की आय सुनिश्चित करने का एक और सबसे बड़ा टूल है सरकार द्वारा की जाने वाली खरीद, जिसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं। हाँ, और इसके कई अलग अलग तरीके हैं। सोर्स में एक पूरी टेबल है जो इन अलग अलग सिस्टम्स को समझाती है। इसे एक एक करके लिस्ट करने के बजाय क्या हम इन्हें कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में बांटकर समझ सकते हैं? बिल्कुल। मोटे तौर पर हम इन सिस्टम्स को 3 पीढ़ियों या जनरेशन्स में बांट सकते हैं। अच्छा। पहली पीढ़ी है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की, जिसमें सरकार खुद फसल खरीदती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, यानी MSP। राइट। सरकार 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है, और अगर बाजार का भाव से नीचे गिरता है तो सरकार खुद उस फसल को MSP पर खरीद लेती है। बिल्कुल, लेकिन इसमें सरकार को बहुत सारा अनाज खरीदना और स्टोर करना पड़ता है, जो काफी खर्चीला है। हाँ। इसीलिए दूसरी पीढ़ी की नीतियां आईं, जहां सरकार खरीदती नहीं, बस कीमत के अंतर की भरपाई कर देती है। इसमें क्या आता है? इसमें पहला है डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट। इसमें सरकार फसल नहीं खरीदती, बल्कि किसान को MSP और बाजार में मिले भाव के बीच के अंतर का पैसा सीधे भुगतान कर देती है। PM आशा योजना के तहत ये एक कॉम्पोनेंट है। और इस दूसरी कैटेगरी में और क्या आता है? इसी में मार्केट अश्योरेंस प्रोग्राम भी है, जहां सरकार प्राइवेट बायर्स को गारंटी देती है ताकि वे किसानों से खरीदना जारी रखें। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स भी इसी का हिस्सा है, जहां प्याज, आलू जैसी फसलों के दाम बहुत गिरने पर सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है। इसी में हम स्टेट स्पेसिफिक MSP सिस्टम्स और कमोडिटी स्पेसिफिक सपोर्ट को भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा केंद्र के MSP के ऊपर बोनस देते हैं। ये स्टेट स्पेसिफिक सिस्टम है। और गन्ने के लिए FRP या कपास के लिए प्राइस इंटरवेंशंस
ये कमोडिटी स्पेसिफिक सपोर्ट के उदाहरण हैं। तो इन सभी का मकसद सरकारी खरीद का बोझ कम करना है। हाँ, और साथ ही किसानों को दाम की गारंटी देना है। और अब आती है तीसरी और सबसे नई पीढ़ी की पॉलिसी। वो है इनकम सपोर्ट स्कीम्स। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इसमें सरकार कीमत या बाजार के झंझट में नहीं पड़ती, बल्कि किसानों को सीधे आय सहायता देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएम किसान योजना। बिल्कुल, जिसमें छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। ये किसानों की आय को सीधे तौर पर सपोर्ट करने का तरीका है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी से ये तय कैसे होता है? जाहिर है इसके पीछे कोई डिटेल्ड कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी होगी। बिल्कुल, और ये काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस यानी CACP करता है। CACP बेसिकली 3 अलग-अलग तरीकों से खेती की लागत का हिसाब लगाता है। इन तीनों को समझना इस पूरे मुद्दे की जड़ को समझने जैसा है। ये A2 प्लस FL और C2 इन्हीं की बात हो रही है ना? ये सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। है नहीं, मैं समझाती हूँ। नहीं। इसे ऐसे समझिए, A2 कॉस्ट वो लागत है जो किसान ने अपनी जेब से मतलब कैश में खर्च की। जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों को दी गई दिहाड़ी या ट्रैक्टर में लगा डीजल। हाँ, वो सारा खर्च जो सीधे सीधे दिखता है। ठीक है, अब आते हैं A2 पर, जिसका मतलब है फैमिली लेबर। खेतों में किसान के परिवार वाले भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सैलरी तो मिलती नहीं। सही बात है। तो FL उस मेहनत की एक अनुमानित कीमत है। जब हम A2 और FL को जोड़ देते हैं तो बनता है A2 प्लस FL। ठीक है, तो A2 प्लस FL में किसान का नकद खर्च और उसके परिवार की मेहनत दोनों शामिल हो गए। मौजूदा एमएसपी इसी A2 प्लस FL लागत का 1.5 गुना तय होता है ना? जी हाँ, ताकि किसानों को एक ठीक ठाक मुनाफा मिल सके। लेकिन यहीं पर आप कह सकते हैं कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जो जुड़ा है तीसरे फॉर्मूले C2 कॉस्ट से। C2 जिसे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव या विस्तृत लागत माना जाता है, इसमें ऐसा क्या है जो A2 प्लस FL में नहीं है? C2 में A2 और FL के अलावा 2 और बड़ी चीजें जुड़ जाती हैं। पहली, किसान की अपनी जमीन का किराया। 1 मिनट, अपनी ही जमीन का किराया? ये थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब क्या किसान खुद को किराया देता है? नहीं, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जिसे इम्प्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। सोचिए, अगर किसान खेती न करता तो अपनी जमीन किराए पर दे सकता था, उससे उसे आमदनी होती। अच्छा। खेती करने की वजह से वो उस आमदनी को खो रहा है। C2 लागत उस खोए हुए किराए को भी लागत का हिस्सा मानती है। और दूसरी चीज है उसकी अपनी पूंजी, जैसे ट्रैक्टर या ट्यूबवेल, उस पर लगने वाला ब्याज। अच्छा, अब समझ आया कि 2006 की स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट इतनी अहम क्यों है। उन्होंने इसी C2 लागत को आधार बनाने की बात कही थी। बिल्कुल, कमीशन की सबसे बड़ी सिफारिश यही थी कि MSP को C2 लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। उनका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि किसान को सिर्फ अपनी जेब से लगे पैसे और मेहनत का ही नहीं, बल्कि अपनी जमीन और पूंजी की कीमत का भी सही मुआवजा मिले। तो ये तो हुई कीमत तय करने की बात, लेकिन इस पूरी मशीनरी में कौन कौन सी एजेंसी शामिल हैं? मतलब सिफारिशें कौन करता है, आखिरी फैसला कौन लेता है और जमीन पर काम कौन करता है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से कई सवाल बनते हैं। जैसा हमने बात की, लागत और कीमत की सिफारिश तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस यानी CACP करता है। लेकिन सिफारिश तो सिर्फ सिफारिश है, उस पर अंतिम मोहर कौन लगाता है? अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA देती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये एक बहुत हाई लेवल डिसीजन होता है। और जब फैसला हो जाता है तो इस पूरे अनाज को खरीदने, रखने और बांटने का काम कौन सी नोडल एजेंसी करती है? इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI। जमीन पर प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा जिम्मा इसी के कंधों पर है। और FCI जब अनाज खरीदता है तो वो अपनी किताबों में उसकी कुल लागत कैसे जोड़ता है? इसे इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं, और ये UPSC 2019 में पूछा भी गया था। हाँ, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। FCI के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट होती है MSP प्लस अगर कोई बोनस दिया गया हो, प्लस प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स मतलब खरीद के दौरान हुए छोटे मोटे खर्चे, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यानी अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया की बात। अब आते हैं फसलों पर। MSP तो कई फसलों के लिए घोषित होता है, लेकिन क्या सभी की खरीद होती है? यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी हकीकत है। कागजों पर MSP 20 से ज्यादा फसलों के लिए है। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स। जी, सीरियल्स यानी अनाज में 7 फसलें हैं, जिनमें धान और गेहूं सबसे प्रमुख हैं। पल्सेस यानी दालों में 5 फसलें हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग। और ऑयल सीड यानी तिलहन की कैटेगरी सबसे बड़ी है, इसमें 8 फसलें हैं, जिनमें सरसों, सोयाबीन और मूंगफली शामिल हैं। इनके अलावा कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं। हाँ, रॉ कॉटन, रॉ जूट और कोपरा यानी नारियल भी इस लिस्ट में है। लेकिन एक फसल है जिसके लिए सिस्टम थोड़ा अलग है, वो है गन्ना यानी शुगर केन। हाँ, गन्ने के लिए तो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस यानी FRP की घोषणा होती है, जो केंद्र सरकार करती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और परत है। शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 के तहत राज्य सरकारें अपना खुद का स्टेट अशोर्ड प्राइस SAP भी घोषित कर सकती हैं, जो अक्सर केंद्र के FRP से ज्यादा होता है।
अच्छा, तो ये राज्यों को अपनी लोकल जरूरतों के हिसाब से दाम तय करने की छूट देता है। सही। तो कीमत तय हो गई, एजेंसियां पता चल गईं और फसलें भी। अब हमारा अनाज का दाना खेत से मंडी की ओर बढ़ रहा है। ये प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? ये एक मल्टी स्टेप प्रक्रिया है जिसका दोहरा मकसद है किसानों को सही दाम देना और देश के लिए अनाज का भंडार बनाना। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं। पहला स्टेप है प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स। ये कटाई के ठीक बाद शुरू होता होगा, जैसे गेहूं के लिए रबी सीजन में अप्रैल मई के आसपास। एकदम सही। और धान के लिए खरीफ सीजन में अक्टूबर नवंबर में। एफसीआई पूरे देश में अपने प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित करता है जहां किसान सीधे जाकर एमएसपी पर अपना अनाज बेच सकते हैं। और पेमेंट? एफसीआई ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी एमएसपी क्वालिफाइड उपज का पैसा मिले। लेकिन क्या एफसीआई हर तरह का अनाज खरीद लेता है? क्वालिटी की भी कोई भूमिका होती होगी? बहुत अहम भूमिका। हर अनाज को सरकार द्वारा तय किए गए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होता है। फूड एंड ग्रेन्स इंस्पेक्शन एजेंसी इसकी जांच करती है। पास होने पर ही अनाज खरीदा जाता है और फिर उसे एफसीआई के गोडाउन्स में स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। इस खरीद में राज्य सरकारों का भी तो बड़ा हाथ होता होगा। बहुत बड़ा। एफसीआई अकेले ये सब नहीं कर सकता। यहीं पर राज्य सरकारों की भूमिका शुरू होती है। वे मंडीज और प्रोक्योरमेंट सेंटर स्थापित करती हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक व्यवस्थित जगह मिल सके। यानी जमीनी स्तर पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकारें मुहैया कराती हैं। को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना भी राज्यों की जिम्मेदारी है। और अगर एफसीआई के गोदाम भर जाएं तो ऐसी सूरत में सेकेंडरी स्टोरेज की जिम्मेदारी भी राज्यों की ही होती है। वे अपने गोदामों में अनाज का भंडारण करते हैं। साथ ही खरीदे गए अनाज की क्वालिटी और क्वांटिटी का वेरिफिकेशन भी राज्य की एजेंसियां ही करती हैं। तो किसान के खेत से अनाज उठकर केंद्र और राज्य के गोदामों तक पहुंच गया। एफसीआई की भूमिका यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। ये सेंट्रल पूल का क्या मतलब है? सेंट्रल पूल उस पूरे अनाज के भंडार को कहते हैं जो एफसीआई खरीदता है। यह देश का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। यहीं से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों को अनाज एलोकेट किया जाता है। और एफसीआई इस अनाज को राज्यों तक पहुंचाता कैसे है? एफसीआई का लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यही काम करता है। वो इस अनाज को देश के कोने कोने में बने राज्यों के डिपो तक पहुंचाता है। ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। एफसीआई के डिपो पर अनाज पहुंचने के बाद वो फेयर प्राइस शॉप्स यानी राशन की दुकानों तक कैसे पहुंचता है? यहाँ से प्रक्रिया के कई और चरण शुरू होते हैं। सबसे पहले एफसीआई राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से अनाज का एलोकेशन करता है। ये जरूरत आबादी और गरीबी के स्तर जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और ये अनाज राज्यों को किस कीमत पर बेचा जाता है? ये बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पर बेचा जाता है, जिसे सेंट्रल इशू प्राइस या सीआईपी कहते हैं। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए के तहत गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो पर राज्यों को दिया जाता है। फिर राज्य सरकारें इस अनाज का क्या करती हैं? अब जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों की हो जाती है। वे एफसीआई के डिपो से अनाज उठाकर उसे अपने राज्य में मौजूद हजारों फेयर प्राइस शॉप्स तक पहुंचाती हैं। और इन्हीं दुकानों से बीपीएल परिवारों, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों और दूसरे एलिजिबल लोगों को ये सस्ता अनाज मिलता है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में खर्च भी तो बहुत आता होगा। ये लागत एफसीआई और राज्यों के बीच कैसे बंटती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एफसीआई किसानों को दी गई एमएसपी, अनाज के भंडारण, ढुलाई और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे खुद उठाता है। ठीक है। वहीं राज्य सरकारें मुख्य रूप से लास्ट माइल डिलीवरी का खर्च उठाती हैं। लास्ट माइल डिलीवरी मतलब एफसीआई के डिपो से अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाने का खर्च। इसके अलावा राज्य अपने हिस्से के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी उठाते हैं ताकि पीडीएस का सिस्टम ठीक से चले और अनाज सही लोगों तक बिना किसी लीकेज के पहुंचे। यहीं पर इस सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौतियां भी सामने आती हैं। पीडीएस ने देश की फूड सिक्योरिटी तो सुनिश्चित की है, लेकिन इसकी कमियों पर भी खूब चर्चा होती है। बिल्कुल। इनएफिशिएंट स्टोरेज, अनाज की बर्बादी, किसानों को पेमेंट में देरी और पीडीएस में भारी लीकेजेस, ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022 ने इस पर कुछ ठोस सुधार भी सुझाए हैं। क्या थे वो सुधार? पहला सुझाव था डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एमएसपी, यानी अनाज खरीदने के बजाय सीधे किसानों के खाते में एमएसपी की रकम कैश ट्रांसफर कर दी जाए। इससे सरकार का खरीद और भंडारण का भारी भरकम खर्च बचेगा। और स्टोरेज को लेकर? दूसरा सुझाव था प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। निजी क्षेत्र को पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि बर्बादी कम हो। तीसरा सुझाव भी इसी से जुड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर देना। एक सुझाव ई नाम को लेकर भी था। हाँ, चौथा सुझाव था ई नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को और मजबूत करना ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एमएसपी के अलावा एक खुला और ट्रांसपेरेंट बाजार भी मिले जहां उन्हें बेहतर कीमतें मिल सकें। हमारे सोर्स में फूड सब्सिडीज रिलीज का एक ग्राफ भी दिया गया है जो दिखाता है कि ये खर्च कितना बड़ा है। जी, वो ग्राफ दिखाता है कि 2017-18 से 2023-24 के बीच खाद्य सब्सिडी पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इन सुधारों की जरूरत क्यों है। इन्हीं सुधारों की बात दो बहुत महत्वपूर्ण कमेटियों ने भी की थी।
चलिए पहले MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की बात करते हैं। इस कमीशन की सिफारिशें किसानों के कल्याण पर केंद्रित थीं। सबसे बड़ी सिफारिश तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि MSP को C2 लागत से 50% ज्यादा होना चाहिए। किसानों के कर्ज के बोझ को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा था। हाँ, उनकी दूसरी सिफारिश डेट रिलीफ से जुड़ी थी। उन्होंने एक बार के लिए कर्ज माफी और लो इंटरेस्ट लोन्स देने की बात कही थी ताकि किसान कर्ज के जाल से बाहर निकल सके। तीसरी सिफारिश एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट को लेकर थी ना। जी, कमीशन का कहना था कि सरकार को पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। चौथी सिफारिश थी डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब किसानों को सिर्फ गेहूं चावल उगाने के बजाय बागवानी और पशुपालन जैसी ज्यादा मुनाफे वाली चीजों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और पांचवी अहम सिफारिश थी लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। इसके बाद 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी। इनका फोकस FCI और PDS के कामकाज को सुधारने पर था। इनकी सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन से काफी अलग थीं। बहुत अलग। जहां स्वामीनाथन कमीशन किसानों की आय पर जोर दे रहा था, वहीं शांता कुमार कमेटी का फोकस सरकारी खजाना बचाने और सिस्टम को एफिशिएंट बनाने पर था। ये दो अलग अलग सोच का टकराव है। इनकी पहली सिफारिश क्या थी? पहली थी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, यानी खरीद की जिम्मेदारी उन राज्यों को दे दी जाए जहां अनाज की पैदावार ज्यादा होती है। FCI को रोजमर्रा की खरीद से हटाकर सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व संभालने पर फोकस करना चाहिए। और PDS को लेकर क्या सुझाव थे? उन्होंने कहा कि खास तौर पर शहरी इलाकों में अनाज देने के बजाय सीधे कैश ट्रांसफर्स किए जाएं और PDS में लीकेजेस रोकने के लिए बेनिफिशियरी टारगेटिंग को बेहतर बनाया जाए। लेकिन उनकी सबसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सिफारिश कुछ और थी। आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA की कवरेज को कम करने की बात कर रही हैं। बिल्कुल। कमिटी ने सिफारिश की कि NFSA के तहत देश की 66% आबादी को कवर करने के बजाय सिर्फ 40% सबसे जरूरतमंद लोगों को ही कवर किया जाए। उनका तर्क था कि इससे सरकारी खर्च कम होगा और लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। हमारे सोर्स में UPSC 2020 के लिहाज से एक बहुत दिलचस्प बॉक्स आइटम भी है। भारत में चावल की कीमतों को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? हाँ, ये 5 कारक इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। पहला तो जाहिर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ये एक प्राइस फ्लोर तय कर देता है। दूसरा है गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग पॉलिसीज, यानी सरकार कितना अनाज खरीदती और बेचती है, इससे खुले बाजार में सप्लाई पर असर पड़ता है। और तीसरा कारक है गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग। जी, अगर सरकार ज्यादा अनाज जमा करती है तो खुले बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं। चौथा कारक है कंज्यूमर सब्सिडीज। सस्ता अनाज मिलने से मांग बढ़ती है, जिसका अप्रत्यक्ष असर कीमतों पर पड़ता है। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, वो है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिससे फसल बर्बाद होती है, सप्लाई घटती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आखिर में दो छोटे लेकिन बहुत रोचक विषयों की बात करते हैं। पहला, MSP फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी MFP स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक बहुत ही शानदार पहल है। इसका मकसद आदिवासी समुदायों को उनके वन उत्पादों जैसे इमली, आंवला, महुआ के बीज, शहद, गोंद वगैरह के लिए एक उचित मूल्य दिलाना है ताकि बाजार में उनका शोषण ना हो। ये ट्राइफेड के जरिए लागू की जाती है और अब इसमें 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सही कहा। ये योजना न केवल आदिवासियों की आजीविका को सहारा देती है बल्कि जंगलों के सस्टेनेबल यूज को भी बढ़ावा देती है। और दूसरा दिलचस्प बिंदु है नाइजर सीड यूज के बारे में, जो UPSC 2023 में पूछा गया था। हाँ, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल बीज है। आदिवासी समुदाय इसे खाना पकाने के तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो पशुओं के चारे के काम आती है। अच्छा। बीजों को मसाले की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके तेल में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कॉस्मेटिक्स और परफ्यूमरीज में भी इसकी काफी मांग है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की। ये टॉपिक UPSC 2020 में पूछा भी गया था, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो साफ है। हाँ, तो सॉस के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे सिंचाई, सड़कें। एग्जैक्टली। इसमें इरिगेशन, रूरल रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। ये सब मिलकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और इनपुट कॉस्ट कम करते हैं। अच्छा, खासकर राइस कल्टीवेशन के लिए, जैसा सोर्स में मेंशन्ड है। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। इसका क्या रोल है? R&D के जरिए ही हम हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज डेवलप कर पाते हैं। मतलब ऐसी किस्में जो ज्यादा पैदावार दें और मौसम के बदलाव को भी झेल सके। ओके, तो इससे आउटपुट भी बढ़ता है और सप्लाई भी एक तरह से सिक्योर रहती है। सही बात। तीसरा है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, यानी मैकेनाइजेशन और प्रिसिजन फार्मिंग। इस पर पब्लिक स्पेंडिंग कैसे मदद करता है? देखिए, जब मैकेनाइजेशन और प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है तो कल्टीवेशन कॉस्ट्स कम होते हैं और एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है। अब किसान के पास बेहतर टेक्नोलॉजी तो आ गई, पर उसे खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो शायद यहीं पर अगला पॉइंट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पैक्स काम आती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। पैक्स किसानों को आसानी से क्रेडिट उपलब्ध कराती हैं, जिससे उनकी बेहतर इनपुट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। सोर्स में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। हाँ, पर ये बहुत जरूरी है।
सोशल कैपिटल का मतलब है कोऑपरेटिव फार्मिंग, शेयर रिसोर्सेज और बेहतर मार्केट एक्सेस को प्रमोट करना। अच्छा, मतलब किसान जब मिल के काम करते हैं हाँ, तो उससे इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। और फसल उगने के बाद उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज का रोल आता है। बेशक, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वेस्टेज को कम करती हैं और प्राइस स्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित करती हैं। इससे एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं और इस सब का नतीजा हमें शायद आखिरी कंपोनेंट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जीसीएफ इन एग्रीकल्चर में दिखता है। एग्जैक्टली। जीसीएफ का सीधा मतलब है फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स और लैंड इंप्रूवमेंट्स। और इस फ्रंट पर नंबर्स क्या कहते हैं? नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं। 2022-23 में जीसीएफ में लगभग 19.04% की ग्रोथ देखी गई। 19%? हाँ, और जीवीए में इसका शेयर 2021-22 के 17.7% से बढ़कर 2022-23 में 19.9% हो गया। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन सोर्स में एक कॉशन भी है। डबलिंग फार्मर्स इनकम के गोल को हासिल करने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सही है। डेटा कहता है कि 2016-17 से 2022-23 तक 9.7% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रही, पर हमें चाहिए 12.5% की एनुअल ग्रोथ। तो इस गैप के पीछे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक, लैंड फ्रेगमेंटेशन, मतलब जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होना। और दूसरा है 2% से भी कम प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। इसीलिए इनहैंस्ड पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों की जरूरत पर जोर दिया गया है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पर उसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब जमीन को लेकर क्लैरिटी हो। और यहीं पर हमारा अगला टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पास दो ग्राफ्स भी हैं जो दिखाते हैं कि जीसीएफ लगातार बढ़ रहा है, जीवीए के परसेंटेज के तौर पर भी। तो चलिए पहले डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब पॉलिसी और लीगल मेजर से है जो लैंड टेन्योर सिस्टम को बदलते हैं। इसका मकसद लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर्स को जमीन का अधिकार देना, टेन्योर सिक्योरिटी बेहतर करना और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। यानी अल्टीमेट गोल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, गरीबी कम करना और डिसएडवांटेज रूरल पॉपुलेशंस का उत्थान करना। हाँ, अब आते हैं की कंपोनेंट्स पर। सबसे पहला और बड़ा कदम था एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जिसने स्टेट और कल्टीवेटर्स के बीच के इंटरमीडियरीज को हटा दिया। राइट। दूसरा है टेनेंसी रिफॉर्म्स, जिसमें ओनरशिप राइट्स, टेन्योर सिक्योरिटी और रेंट कंट्रोल शामिल हैं। तीसरा कंपोनेंट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जिसमें इंडिविजुअल होल्डिंग्स पर एक मैक्सिमम लिमिट लगाई गई। हाँ, ताकि जमीन का न्यायपूर्ण वितरण हो। और चौथा है लैंड कंसोलिडेशन, जिसमें बिखरे हुए जमीन के टुकड़ों को रीऑर्गेनाइज किया गया। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? तो चलिए मेजर लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव्स को देखते हैं। 1956 से 1972 के दौरान भूदान ग्रामदान मूवमेंट्स हुए, जो वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स थे। इसके बाद 1972-1985 के दौर में कई प्रोग्राम्स आए, जैसे डीपीएपी 1973। हाँ, ड्रॉट प्रोन एरियाज पर फोकस्ड था। फिर आईआरडीपी 1978 आया, जो रूरल डेवलपमेंट पर फोकस्ड था। और एनआरईपी 1980, जिसने रूरल जॉब्स क्रिएट किए और साथ ही वाटरशेड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन जैसे मुद्दों को भी एड्रेस किया। अब 1985-2001 के दौर की बात करें तो रिवीजन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स 1985 हुआ। और एनएलबीडीबी 1985, जिसने वेस्टलैंड को रिक्लेम करने का काम किया। इसी दौर में पंचायती राज एक्ट 1988 और नेशनल लैंड यूज पॉलिसी 1988 भी आए, जिन्होंने लोकल गवर्नेंस और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को प्रमोट किया। पोस्ट 2001 के रिफॉर्म्स में अर्बन लैंड पॉलिसी 2007 है। लैंड पूलिंग पॉलिसी भी है, जो प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए वॉलंटरी पूलिंग को इंकरेज करती है। और 2013 का राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एक्ट तो एक लैंडमार्क था। बिल्कुल, जिसमें फेयर कॉम्पनसेशन और कंसेंट रिक्वायरमेंट्स की बात की गई। फिर एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 ने लीजिंग को फॉर्मलाइज किया। अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स पे। इसमें सबसे पहले है एनएलएमपी 2008, जिसका मकसद था लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज और मॉडर्नाइज करना। इसी का अगला रूप है डीआईएलआरएमपी 2008, जो सेंट्रलाइज रिकॉर्ड्स बना रहा है। और कुछ बहुत इनोवेटिव स्कीम्स भी हैं, जैसे स्वामित्व स्कीम 2021, जो रूरल एरियाज में मैपिंग के लिए ड्रोन्स का उपयोग कर रही हैं। और यूएलपीआईएन, जिसे भू आधार भी कहते हैं। हाँ, जो लैंड पार्सल्स को यूनिक आईडीज असाइन कर रहा है। और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन सरप्लस गवर्नमेंट लैंड को मोनेटाइज कर रहा है। तो लैंड रिफॉर्म्स रीडिस्ट्रीब्यूशन से शुरू होकर अब डिजिटाइजेशन तक पहुंच गए हैं। चलिए अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन इंडिया की। शुरुआत करते हैं फिशरीज सेक्टर से। फिशरीज सेक्टर एक राइजिंग स्टार है। FY 2014-15 से FY 2021-22 तक इसने 8.61% की एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अनुभव की है। वाओ, 8.61%, ये तो काफी इंप्रेसिव है। बिल्कुल, इसका CAGR 8.7% रहा, जो सभी एलाइड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा था, जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में बताया गया है। इस ग्रोथ के लिए कोई खास गवर्नमेंट इनिशिएटिव? हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY, इसका उद्देश्य बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर,
मछली उत्पादन बढ़ाने और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अब हम एलाइड सेक्टर्स में आगे बढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, इसकी ग्रोथ स्टोरी तो और भी शानदार है। 2014-15 से 2022-23 तक इसने 12.99% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। लगभग 13%। ये तो जबरदस्त है। हाँ, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जीवीए में इसका योगदान भी 24.38% से बढ़कर 30.23% हो गया है। मतलब कुल वैल्यू का करीब एक तिहाई हिस्सा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम कहाँ हैं? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में पहला और एग प्रोडक्शन में तीसरा स्थान रखता है। अच्छा, इस सेक्टर को ट्रैक करने के लिए बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स BHS 2025 नाम का एक सर्वे भी चल रहा है। जी, ये एक सर्वे बेस्ड रिपोर्ट है जो मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक चल रही है। ये मिल्क, एग, मीट और वुल के नेशनल और स्टेट लेवल एस्टिमेशंस को कवर करती है। और इसका पॉलिसी यूज? इसका मकसद प्लानिंग, प्रोग्राम इवैल्यूएशन और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना है। और इसका डेटा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पब्लिश करती है, राइट? हाँ, और डेटा का एक और इम्पोर्टेंट सोर्स है लाइव स्टॉक सेंसस, जो 1919-20 से लगातार हो रहा है। तो लेटेस्ट सेंसस की कुछ की टेकअवेज क्या हैं? टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 536.76 मिलियन है, जो पिछले सेंसस पर 4.8% की वृद्धि है। और मवेशी? टोटल बोवाइन पॉपुलेशन 303.76 मिलियन है। पर एक चिंता की बात यह है कि इंडिजिनस कैटल यानी देसी नस्ल की गायों की संख्या में 6% की गिरावट आई है। ये एक जरूरी पॉइंट है। दूसरी तरफ भेड़ और पोल्ट्री की संख्या काफी बड़ी है। हाँ, टोटल शीप पॉपुलेशन में 14.1% और टोटल पोल्ट्री में 16.8% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब अगर टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें, दूध में कौन है टॉप पर? टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश। और अंडे? टॉप एग प्रोड्यूसर्स में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मीट प्रोडक्शन में इंडिया की ग्लोबल पोजीशन 4th है, जिसमें वेस्ट बंगाल टॉप पर है। और ऊन में टॉप 5 वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान अकेले ही देश का लगभग 48% ऊन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का नंबर आता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रही हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। एनिमल हस्बेंड्री के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSCY है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। और क्रेडिट सपोर्ट के लिए? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम को एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड किया गया है और सितंबर 2024 तक 47 लाख से ज्यादा KCC सैंक्शन किए जा चुके हैं। चलिए अब आखिरी एलाइड सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे आते हैं। ये सेक्टर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में वैल्यू ऐड करने, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और रोजगार पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और इसका मार्केट साइज भी काफी बड़ा है ना? बिल्कुल। अनुमान है कि 2025-26 तक ये $US 535 बिलियन तक पहुंच जाएगा। सोर्स में एक ग्राफ है जो शेयर ऑफ FPI इन मैन्युफैक्चरिंग GVA और FPI की ग्रोथ दिखाता है। इससे क्या पता चलता है? ये ग्राफ दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग GVA में FPI का हिस्सा और इसकी ग्रोथ रेट दोनों में काफी वॉलेटिलिटी रही है, मतलब उतार चढ़ाव रहा है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए की स्कीम्स कौन सी हैं? 2 मुख्य स्कीम्स है। पहली, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY, जो कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और दूसरी है PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने और उन्हें फॉर्मलाइज करने में मदद करती है। तो इन सभी अनाइड सेक्टर्स के लिए कॉमन सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं? जैसे क्रेडिट सपोर्ट। यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम का जिक्र फिर से आता है, जो फार्मर्स, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री तीनों सेक्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। और इन इनिशिएटिव्स का इम्पैक्ट क्या रहा है? सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि 13,000 से ज्यादा DPIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और अपग्रेड करने में महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने देखा कि कैसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लैंड रिफॉर्म्स और अलाइड सेक्टर्स जैसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और फूड प्रोसेसिंग, ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सभी मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट ये हो सकता है, इन सभी इनिशिएटिव्स और इन्वेस्टमेंट्स के बीच आने वाले समय में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इक्विटेबल ग्रोथ को बैलेंस करने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस पर विचार करना मेंस के आंसर्स के लिए एक बहुत अच्छा एंगल दे सकता है।